এখন রেকর্ডিং মেসেজ দেখছো, স্ক্রিন শেয়ার আছে। হ্যাঁ ম্যাম। ঠিক আছে, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रांच अकाउंट। ब्रांच का अकाउंटिंग कैसे होगा ये हमें समझना है। तो पहला बात है कि ब्रांच क्या होता है। ब्रांच देखो, कोई बिजनेस का अगर एक्सटेंशन हम लोग करना चाहते हैं तो हम लोग उसको ब्रांच बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब ब्रांच का मतलब ऐसा नहीं कि हम लोगों ने कोई नया बिजनेस खोला है, उसी बिजनेस को जब एक्सटेंशन करना चाहते हैं तो हम लोग ब्रांच ओपन करते हैं। ब्रांच ओपन करने का जरूरत क्या है, देखो ब्रांच जो है इसीलिए ओपन करना चाहिए अगर मेरा बिजनेस बढ़ रहा है। ठीक है, हम सोच रहे हैं कि कोलकाता में मेरा जो बिजनेस है, किसी का मान लो कोई बिजनेस है, वो कोलकाता में ही अलग अलग ब्रांच ओपन करना चाह रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लो एसबीआई, ठीक है, बैंक में जैसे देखो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ, ठीक है, इनका जो हेड ऑफिस है ना, हेड ऑफिस मतलब मेन मेन जो ऑफिस होता है उसे हेड ऑफिस बोलते हैं। ठीक है, तो इनका हेड ऑफिस जो है वो है मुंबई में। ठीक है, और इनका जो ब्रांच है वो बहुत जगह पे है, इवन इंडिया के बाहर भी है, तो उसको फॉरेन ब्रांच बोलो, फॉरेन ब्रांच। तो मेन सब चीज मैनेज होता है मुंबई हेड ऑफिस से। ठीक है, फॉरेन ब्रांच जैसे इनका लंदन में है, यूके में है, और नॉर्मली इसके अलावा मुंबई के अलावा इनका कहाँ कहाँ ब्रांच है, कोलकाता में है, ठीक है, दिल्ली में है, रांची में है, बहुत जगह है इवन। अब देखो कोलकाता में भी तो कोई एक जगह पे नहीं है, कोलकाता में कोई एक जगह पे नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ केस्टोपुर में ही है। हम केस्टोपुर में है तो बोले सिर्फ केस्टोपुर में एसबीआई का ब्रांच है, नहीं ऐसा नहीं है। बहुत सारी जगह पे होता है। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट में भी हो सकता है और स्टेट के अंदर अलग अलग जगह में हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ब्रांच खोला गया है, क्यों, क्योंकि इनका सेल अच्छा है। सेल मतलब देखो बैंक का काम क्या है, बैंक का काम है पब्लिक का पैसा डिपॉजिट रखना, वही उनका मेन काम होता है, लोन देना। ठीक है, इसके अलावा बाकी बहुत सारा काम बैंक आजकल करता है, शेयर इशू वगैरह बहुत चीज करता है। ठीक है, ब्रोकर का भी काम करता है। लेकिन ब्रांच इन्होंने क्यों बनाया है, इनका बिजनेस बढ़ रहा है। ठीक है, तो बड़े हुए बिजनेस को मैनेज करना है तो सिर्फ मुंबई में बैठ के काम करने से कैसे होगा। ठीक है, तो ये लोगों ने बाकी जगह पे भी किया, जैसे और भी देखो, जैसे सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बात की, रिलायंस का देख लो, रिलायंस। ठीक है, तो रिलायंस का भी जो हेड ऑफिस है ना, रिलायंस का भी हेड ऑफिस मुंबई में ही है। ठीक है, इनका ब्रांच अलग अलग सिटीज में है। जैसे कोलकाता में तो है ही, ठीक है, रिलायंस ट्रेंड वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिलायंस रिटेल का बात करें, रिलायंस अलग अलग सेक्टर में है, तो रिलायंस रिटेल, तो ब्रांच जैसे मान लो इनका कोलकाता में है। ठीक है, काफी सारा जगह है। रांची, ম্যাম এরা, ठीक है। ম্যাম এই যে রিলায়েন্স রিটেল এর কাজ কি করে? রিলায়েন্স রিটেলের কাজ হচ্ছে রিটেল বিজনেস। এরা যেমন রিলায়েন্স রিটেল বলতে যেমন এদের রিলায়েন্স ট্রেন্ড দেখেছো, জামা কাপড়ের যেটা, হ্যাঁ হ্যাঁ। ওটা ওটা ওদের রিলায়েন্স রিটেল। ঠিক আছে, জামা কাপড়ের হলো, তারপরে তোমার একটা ওদের জুতোরও আছে না, ওটার নামটা কি দিয়েছে বেশ, ভুলে যাচ্ছি কি নাম দিয়েছে, ফুটওয়্যারটাকে কি বলে, কি একটা নাম দিয়েছে। রিটেল মার্কেটের যে বিজনেস গুলো সেগুলো হচ্ছে রিলায়েন্স রিটেল। রিলায়েন্স রিটেলের মধ্যে যেমন রিলায়েন্স ট্রেন্ড, রিলায়েন্স ডিজিটাল, রিলায়েন্স স্মার্ট, ঠিক আছে, এগুলো পড়ে। মানে রিটেল কোম্পানি, এটা রিলায়েন্স তো একটা বড় রিটেল কোম্পানি। ঠিক আছে, এবারে রিটেল বিজনেস যে যে প্রোডাক্টের করে সেগুলো, বুঝতে পারলে, যেমন জামা কাপড়ের করে, জুতোর করে, বুঝতে হ্যাঁ ম্যাম। পারছো? तो जैसे बैंक का काम होता है, ठीक है, अब जैसे देखो एपेलो फार्मेसी है ना, एपेलो का देखो कितनी जगह पे दुकान होता है, तो एपेलो का काम क्या है मेनली, वो मेडिसिन। एपेलो का, एपेलो नाम सुनो ना,
ম্যাম হ্যাঁ, ওষুধ বিক্রি করে। এমনকি ওষুধ বিক্রি ছাড়াও আরেকটা জিনিসও করে। কি করে? হসপিটাল আছে, সার্ভিস দেয়। হ্যাঁ, এছাড়া হচ্ছে তোমার ওই ব্লাড স্যাম্পল মানে ওটাকে কি বলবো, টেস্ট वगैरह তো করে, বাড়ি এসে করে দিয়ে যায়। হ্যাঁ। है ना। मतलब मेडिसिनल रिलेटेड बहुत सारा काम करता है। इनका हॉस्पिटल भी है, ये इनका मेडिसिन शॉप भी होता है अलग अलग जगह पे, ठीक है। और प्लस ये इनका बहुत सारा ब्रांच है, ठीक है। अगर कोई ब्लड टेस्ट वगैरह करना, तो ब्लड टेस्ट की बहुत सारा टेस्ट ही ये लोग करते हैं, ठीक है। मतलब इनका मतलब मेडिसिन बेचने से लेके हॉस्पिटल सर्विस से लेके सारा चीज, फार्मेसी आउटलेट है इनका, ठीक है। मेनली इनका फार्मेसी आउटलेट होता है। मेनली शायद ये बैंगलोर का है, मुझे इतना ये पता नहीं है ठीक ठाक से। देख लेते हैं। एपेलो का हेड ऑफिस जो है, मुझे लगता है ये बैंगलोर का कंपनी है। साउथ इंडिया का है ये पता है, बट कौन से। हाँ नहीं, बैंगलोर नहीं है ये, हैदराबाद। ठीक है, इनका हेड ऑफिस जो है, इनका हेड ऑफिस हैदराबाद का। ठीक है, तो ऐसे तो देखो हमें बहुत सारा एग्जाम्पल मिल जाएगा। ठीक है, मेन ये हम बताना चाह रहे हैं कि बिजनेस जब बढ़ता है, तो आप देखो कोई ऐसे ही कि 1000 2000 5000 ब्रांच खोल लेता है, नहीं। उसका बिजनेस चलता है तो ही ना वो ब्रांच खोलेगा, नहीं तो ऐसे ही क्यों ब्रांच खोल लेगा, ठीक है। तो अब ये जो ब्रांच खोलेगा, अब जैसे फॉरेन में हुआ तो फॉरेन ब्रांच हो गया, ठीक है। अगर देश के अंदर हुआ तो डोमेस्टिक ब्रांच हो गया। तो अब अगर ऑर्गेनाइजेशन ब्रांच ओपन कर रहा है क्योंकि उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो ब्रांच ओपन कर रहा है। तो अब हम लोग इस ब्रांच का अकाउंटिंग कैसे करेंगे, हम लोग को मेनली ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कि ब्रांच का हम लोग अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो हम लोग कितने टाइप्स ऑफ ब्रांच पढ़ेंगे, यहाँ पर देखो, टाइप्स ऑफ ब्रांच। तो मेनली ब्रांच को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। मेनली दो पार्ट में होता है, एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ब्रांच में क्या डिफरेंस है। गुड आफ्टरनून मैम। देखो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ब्रांच में फर्क क्या है। तो मान लो डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब साइज में छोटा सा ब्रांच, ठीक है, साइज में छोटा सा ब्रांच। तो वो अपने हेड ऑफिस के ऊपर सारी चीज के लिए डिपेंड होगा। जैसे तुम लोग छोटे होते हो तो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होते हो, वो तुमको रास्ता क्रॉस करवाएंगे तो ही क्रॉस कर सकते हो। अभी थोड़ी ऐसा है, अभी तो तुम लोग खुद रास्ते में चल सकते हो। बस ऑटो रिक्शा सब खुद से। पहले बचपन में ऐसा थोड़ी पता था हमें कि कौन से बस में चढ़ने से कहाँ जा सकते, तो हम लोग डिपेंडेंट होते थे, पेरेंट्स हो या फिर जो भी सीनियर हो, ठीक है, हमारे उनके ऊपर। तो डिपेंडेंट का मतलब ऐसा छोटा सा ब्रांच, मतलब ये सब चीज के लिए अपने हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड है। तो हेड ऑफिस ने ये खोला क्यों है, मतलब जरूरत है। ब्रांच खोलने से सेल बढ़ता है ना, मतलब सेल अगर अच्छा खासा हो रहा है किसी जगह पे तो हम लोग ब्रांच ओपन कर सकते हैं। बट अगर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा सोच रहा है कि इस ब्रांच को, मतलब यहाँ पर नॉर्मली हम लोग सर्विस का बात नहीं करेंगे, गुड्स का ही बात करेंगे। तो ब्रांच को गुड्स रखना पड़ेगा ना बेचने के लिए। जैसे मान लो रिलायंस का हेड ऑफिस तो मुंबई में है, बट रिलायंस जो जूता बेचता है, कपड़ा बेचता है, रिलायंस डिजिटल जो है, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बेचता है, जैसे फ्रिज हो गया, एसी हो गया, फोन हो गया, चार्जर हो, बहुत सारा चीज बेचता है, ठीक है। तो ये सब तो स्टॉक चाहिए ना बेचने के लिए। तो स्टॉक क्या मतलब कहाँ से आता है, तो देखो दो चीज हो सकता है कि हेड ऑफिस अपने ब्रांच को बोल ले कि तुम स्टॉक खरीद लेना। अगर मैन्युफैक्चरर है तो बन के आएगा, ठीक है। और अगर ट्रेडर है तो बना बनाया किसी से खरीदेगा, ठीक है, किसी ब्रांड का खरीद लिया फिर अपने स्टोर में बेचने लगा। तो अगर हेड ऑफिस से गुड्स भेजता है, ठीक है, ब्रांच को गुड्स खरीदने का हेडेक नहीं है, ना तो गुड्स को अरेंज करने का हेडेक है। गुड मॉर्निंग मैम। तो स्मॉल ब्रांच जो है ना, ठीक है, स्मॉल ब्रांच जो है ये स्मॉल ब्रांच का काम हो जाएगा। मतलब हेड ऑफिस अपना जो गुड्स है
वो अपने ब्रांच को खुद भेजेगा, उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देगा कि तुम जाओ खरीद के लेके आओ या मैन्युफैक्चरर करो, ठीक है। उसका काम क्या है, उसका काम है बस बेचना, बैठ बैठ के बेचना। बेचने के बाद जो पैसा आएगा वो हेड ऑफिस को भेज देना कि भाई हेड ऑफिस को ये हम पैसा भेज देंगे। उसको कुछ अकाउंटिंग अकाउंटिंग का ध्यान नहीं रखना होता है, उसका काम होता है प्रोडक्ट को बेचो, जो पैसा आ रहा है वो हेड ऑफिस को भेज दो। तो डिपेंडेंट ब्रांच में क्या होता है ना कि हेड ऑफिस सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, इवन हेड ऑफिस ही उसके ब्रांच का बुक्स ऑफ अकाउंट्स को संभालेगा, ठीक है। ब्रांच को कुछ नहीं करना है, बस बेचना है। लेकिन इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ब्रांच से पता चलना चाहिए कि बिग साइज ब्रांच होगा, ठीक है। मतलब ब्रांच काफी बड़ा है, मतलब जैसे अभी तुम लोग बड़े हो गए हो, ठीक है। तो अगर बड़े हो गए हो तो फिर पेरेंट्स को थोड़ी ना चिंता होता है कि भाई रास्ता क्रॉस कर पाएगा कि नहीं, पता नहीं सही बस में चढ़ेगा कि नहीं, पता है कर लेगा, ठीक है, क्योंकि अब बड़े हो गए हो, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। तो अगर बिग साइज ब्रांच का मतलब, अगर ब्रांच इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए केपेबल है, मतलब अब ब्रांच तो कोई इंसान नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब देखो अगर किसी जगह पे मुझे बड़ा ब्रांच ओपन करना पड़ेगा, मतलब मतलब क्या बोले, जैसे कि मुझे एक अकाउंटेंट रखना है, मुझे ज्यादा प्रोडक्ट रखना है, मतलब अच्छा खासा एक बिजनेस हो रहा है मेरा उस जगह पे, तो हम एक बड़ा सा ब्रांच खोलेंगे। बड़ा सा ब्रांच खोलने का मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट, वहां पर अलग अलग स्टाफ को रखना है, अपॉइंट करना, तो खर्चा भी बढ़ेगा। तो अगर बड़ा ब्रांच है तो वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा सकता है, तो वो सिर्फ वो सारा चीज खुद मैनेज करेगा, गुड्स खरीदना, ठीक है, फिर उसे बेचना, अकाउंट्स भी खुद मेंटेन करेगा। बस जो फाइनल रिजल्ट होगा, जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा, मतलब इस ब्रांच को ओपन करके मेन ऑर्गेनाइजेशन ये तो फाइंड आउट करेगा ना कि भाई मेरा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, वो फाइनल रिजल्ट वो भेज देगा, मतलब इतना केपेबल हो जाएगा, ठीक है, मतलब इतना केपेबल होगा वो ब्रांच। तो अगर हम लोग बिग साइज ब्रांच ओपन कर रहे हैं तो इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट है, अगर स्मॉल साइज है तो डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब है जो सिर्फ बैठ के बेचता है, कुछ बाकी कुछ नहीं कर पाता है, उसको बोल दिया इतने इतने दामों पे बेच दो, वो बेच देता है, बेच के पैसा को अच्छे से रखता है, फिर वो हेड ऑफिस को ट्रांसफर कर देता है। बाकी इसका सारा चीज मैनेज जो है हेड ऑफिस ही करता है कि गुड्स खत्म हो गया तो इसको बताना है, गुड्स भेज दिया जाएगा। फिर जो है किसी तरीके का अकाउंट्स जो भी मैनेज बनेगा वो हेड ऑफिस ही बनाएगा। लेकिन इंडिपेंडेंट के केस में ऐसे नहीं होगा। इंडिपेंडेंट ब्रांच इतना कैपेबल होगा कि वो अपना सारा चीज खुद कर सकता है, फाइनल रिजल्ट जो है वो हेड ऑफिस को भेज देगा कि देखो ये ब्रांच से आपका ये हो रहा है, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज बताओ, तो इसका मतलब ये जो फॉरेन ब्रांच है वो कैसा ब्रांच होगा, इंडिपेंडेंट की डिपेंडेंट, क्या लगता है? क्या हम लोग देश में बैठ के हम बाहर का मैनेज कर सकते हैं? हाँ, हम इंडिपेंडेंट হবে। हाँ, फॉरेन ब्रांच हमेशा इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि यहाँ से बैठ के, इंडिया में बैठ के हम लोग स्टॉक भेजेंगे, ये करेंगे, ये सब तो बहुत झमेला का बात होगा। तो अगर हम लोग बाहर भी ब्रांच ओपन करें तो ऑब्वियसली वो इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि वो वहां के हिसाब से, वहां के लॉ के हिसाब से, वहां के जो है करेंसी के हिसाब से चलेगा, ठीक है, जैसे यूके लंदन ये सब वहां का करेंसी के हिसाब से चलेगा। तो वो सब ब्रांच ऑब्वियसली बिग साइज ब्रांच होता है, इंडिपेंडेंट ब्रांच होता है, वो सब डिपेंडेंट ब्रांच नहीं होता है। अब देश के अंदर क्या सिर्फ डिपेंडेंट ब्रांच ही होता है? नहीं, अगर मुझे बड़ा ब्रांच ओपन करना है तो उसे इंडिपेंडेंट बनाना ही पड़ेगा, मतलब इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं तो बड़ा ब्रांच होगा, अगर डिपेंडेंट वाला ब्रांच चाहिए मुझे, हम वो बनाना चाहते हैं तो मेरा डिपेंडेंट ब्रांच होगा। वो तो ऑर्गेनाइजेशन खुद डिसाइड करेगा ना कि मेरा बिजनेस कैसे चल रहा है, मुझे बड़ा सा ब्रांच बनाना है कि छोटा ब्रांच बनाना है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जो ब्रांच अकाउंटिंग करेंगे वहां पर देखते हैं क्या क्या मेथड हम लोग को सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे द फॉलोइंग सिनेरियो arise in case of branch accounting. When branch do not maintain its own books of accounts, ठीक है, जब ब्रांच अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद मेंटेन नहीं करता है तो इसका मतलब कौन सा ब्रांच हो जाता है, अभी समझाया, डिपेंडेंट।
तो डिपेंडेंट ब्रांच में क्या होता है, हेड ऑफिस सारा अकाउंटिंग मेंटेन करता है बिहाफ ऑफ ब्रांच। हेड ऑफिस डज द अकाउंटिंग, A/CING लिख दिया शॉर्ट में, ठीक है, अकाउंटिंग ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच। अब इसमें क्या क्या मेथड हमें करना पड़ेगा, देखो इसमें हम लोग मेथड सीखेंगे दो। एक होता है स्टॉक डेटर मेथड, एक होता है डेटर मेथड। स्टॉक डेटर मेथड में इसमें दो तरीके से सीखेंगे, एक होगा कॉस्ट, एक होगा इनवॉइस। ये सब समझ में आएगा, जब करोगे तो समझ में आएगा। अभी जस्ट जो है पूरा समरी हम लोग लिख रहे हैं कि अगर ब्रांच अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद मेंटेन नहीं करता है तो वो डिपेंडेंट ब्रांच है, जो कि अभी मैंने ऊपर समझाया, ठीक है। तो वो डिपेंडेंट ब्रांच है, तो उसका अकाउंटिंग कौन करता है, क्योंकि अकाउंटिंग तो करना पड़ेगा। ब्रांच छोटा बनाओ बड़ा बनाओ, ठीक है, छोटा बना रहे हो तो हेड ऑफिस करेगा, बड़ा बना रहे हो तो फिर वो खुद करेगा। तो अकाउंटिंग तो चाहिए, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि ब्रांच ओपन करके प्रॉफिट है कि लॉस है। तो डिपेंडेंट ब्रांच हो गया। हेड ऑफिस डज द अकाउंटिंग ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच। हेड ऑफिस जो है ब्रांच के बिहाफ में सारा अकाउंटिंग करेगा। अब यहाँ पर मेथड जो यूज होगा स्टॉक डेटर मेथड और डेटर मेथड। अब स्टॉक डेटर मेथड में दो तरीके से करना होता है, कॉस्ट मेथड भी रहता है, इनवॉइस मेथड भी रहता है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे when branch maintain its separate books of accounts। ठीक है, जब ब्रांच अपना सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाता है तो वो कैसा ब्रांच होता है, वो इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट ब्रांच। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच के केस में क्या होता है, हेड ऑफिस इज ओनली कंसर्न्ड विथ द फाइनल रिजल्ट ऑफ ब्रांच। और लास्ट जो है when the branch is a foreign branch। अगर ब्रांच फॉरेन ब्रांच है तो ऑब्वियसली वो इंडिपेंडेंट ब्रांच होगा। तो यहाँ पर हेड ऑफिस किस बात पे कंसर्न होता है, हेड ऑफिस इज कंसर्न्ड विथ conversion of the result बता रहे कन्वर्जन का मतलब क्या है, कन्वर्जन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ सच कॉमा इनटू डोमेस्टिक करेंसी एंड देन combining such result with the result of हेड ऑफिस। मतलब बताते हैं, देखो अगर फॉरेन ब्रांच है तो फॉरेन का करेंसी थोड़ी ना रुपीस है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। अब हम लोगों ने फॉरेन में एक ब्रांच ओपन कर लिया है, तो उस ब्रांच से प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, जो भी डिटेल्स हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो वहां की करेंसी के हिसाब से आ रहा है।
अब हेड ऑफिस को क्या करना होता है? अब देखो, ब्रांच किसी का 2000 ब्रांच भी हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन अब अगर हर एक ब्रांच का अलग अलग रिपोर्ट पब्लिक को दिया जाए, पब्लिक को क्यों दिया जाएगा? अब अगर मान लो कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड है, ठीक है, तो कंपनी में पैसा लगाना है हमें, हम लोग शेयर खरीदना चाहते हैं, तो किसी का अगर 100 भी ब्रांच है तो क्या 100 ब्रांच का डिटेल्स देखने के बाद हम लोग सोचेंगे कि क्या करना है नहीं करना है अलग अलग? वो तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ब्रांच है उसको एक कंबाइंड डेटा बनाना होता है, ठीक है, कि कंबाइंड पूरा बना के देखेंगे कि ओवरऑल हमारा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ठीक है, तो वही जो है इन्वेस्टर के सामने रखा जाता है। तो इसीलिए, और देखो, एक डेटा मेरे पास रुपीज में है, दूसरा डॉलर में है, तीसरा किसी और करेंसी में है, ऐसा हुआ तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम है ही है, इन्वेस्टर लोगों के लिए भी प्रॉब्लम है, ठीक है, सभी के लिए प्रॉब्लम होगा, रीड नहीं कर पाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रॉपर तरीके से। तो हमें क्या करना है, अगर हम लोग का फॉरेन ब्रांच है तो हेड ऑफिस का मेन कंसर्न क्या होता है कि उसे जो रिजल्ट आ रहा है वहां से, कि प्रॉफिट लॉस जितने रुपए का जो भी आ रहा है, एसेट्स लाइबिलिटीज जो भी है, सभी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में करना पड़ेगा? डोमेस्टिक करेंसी में। जिसका जो डोमेस्टिक करेंसी होगा, तो हम लोग तो भारत में है तो हमारे लिए रुपीज हो जाएगा, ठीक है, तो जो भी फॉरेन करेंसी रहेगा उसको हम लोग हमारे रुपीज वाले करेंसी में चेंज करेंगे, एंड देन कंबाइनिंग सच रिजल्ट विद द रिजल्ट ऑफ हेड ऑफिस। फिर हेड ऑफिस के रिजल्ट के साथ उस रिजल्ट को हमें कंबाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीन चीज मेनली हमें इस टॉपिक में जो ब्रांच अकाउंटिंग है इसमें पढ़ना पड़ता है। अच्छा, अब हम लोग एक एक करके मेथड जो है वो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज हम लोग डिपेंडेंट ब्रांच पढ़ेंगे। सबसे पहले हेडिंग करेंगे डिपेंडेंट ब्रांच। इसके अंदर दो मेथड था, तो सबसे पहला मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, स्टॉक एंड डेटर मेथड, स्टॉक एंड डेटर। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेटर। तो आज तो शायद यही पढ़ पाएंगे, स्टॉक एंड डेटर। अच्छा, तो इसमें क्या क्या होगा? सबसे पहले हेड ऑफिस विल मेंटेन all ledger account of branch in its books. The following ledger account will be maintained by head office। देखो क्या लिखा है मैंने सबसे पहले। तो डिपेंडेंट ब्रांच तो मैंने पहले ही समझा दिया कि कैसा ब्रांच होता है, जो हेड ऑफिस के ऊपर सारी चीजों के लिए डिपेंड होता है, बस वो करता क्या है, बेचता है चीज। हेड ऑफिस विल मेंटेन ऑल लेजर अकाउंट ऑफ ब्रांच इन इट्स बुक्स। तो हेड ऑफिस ही अपने बुक्स में सारे लेजर अकाउंट्स को मेंटेन करेगा उस ब्रांच का जो डिपेंडेंट ब्रांच है। और क्या क्या लेजर अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा हेड ऑफिस को, वो लिख देते हैं। पहला हो जाएगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। सेकेंड, branch expense account, branch expense account। Third, branch debtor account। Fourth, branch cash account, branch PL account। Goods sent to branch account, goods sent to branch account।
ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ये 7 लेजर्स मेनली मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखेंगे अंडर स्टॉक एंड डेटर मेथड्स accounting will be done under two type। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर ऑलरेडी, कॉस्ट और इनवॉइस, ठीक है। तो व्हेन गुड्स आर सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच at cost price, when goods are sent by head office to branch at invoice price। अगर इनवॉइस प्राइस में भेजा जाए तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस में भेजा जाए तो कैसे होगा। तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग डिपेंडेंट ब्रांच का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग स्टॉक एंड डेटर मेथड पढ़ रहे हैं। जहां पर डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब होता है कि हेड ऑफिस सारा अकाउंट्स मेंटेन करता है ब्रांच का। तो अकाउंट्स में हमें डायरेक्ट लेजर का ही बात किया गया है कि कौन कौन सा लेजर मेंटेन होता है बाय हेड ऑफिस। तो लेजर्स टोटल 7 लेजर्स मेंटेन होता है, ठीक है। अब मेथड्स दो तरीके का हो जाएगा। अगर ब्रांच ने ब्रांच को स्टॉक भेजा गया है कॉस्ट प्राइस में और अगर इनवॉइस प्राइस पे भेजा गया है तो क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग उसका एंट्री, अभी हम लोग जर्नल एंट्री सीखेंगे। मेन जर्नल एंट्री है, देखो अगर जर्नल एंट्री सीख जाओगे तो ही जो है डायरेक्टली लेजर कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से सीखना है। ट्रांजैक्शंस, कॉस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स सेंट टू ब्रांच। कॉस्ट प्राइस थोड़ा सा हटा दो। गुड सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज को हम समझाने के लिए देखो यहाँ पर टोटल हमें 10 ट्रांजैक्शंस हम लिखवाएंगे, नीचे एक नोट्स लिखवाएंगे, इतना जगह रख देना, ठीक है। 10 ट्रांजैक्शंस होगा, उतना जगह रख के फिर हम यहाँ पर एक चीज समझाने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि देखो, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस जब अपना बुक्स बना रहा है, ठीक है, तो वो क्या क्या मेंटेन करेगा। हम लोग क्या पढ़े, डिपेंडेंट। तो हम जो भी बोल रहे डिपेंडेंट के हिसाब से बोल रहे। तो हेड ऑफिस अपना एक अपना तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपना डिटेल्स तो रखेगा ही रखेगा, प्लस उसका जो डिपेंडेंट ब्रांच है उसका भी लेजर बनाएगा, ठीक है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं जो हम लोग का हेड ऑफिस होगा वो अपना लेजर तो बनाएगा ही। अपना लेजर मतलब जैसे अभी मैंने बोला एसबीआई अपना मुंबई में जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसका हेड ऑफिस है, वो सब तो वो लिखेगा ही लिखेगा। साथ ही साथ अगर कोलकाता में उसका कोई डिपेंडेंट ब्रांच है तो उसका भी लेजर बनाएगा, ठीक है। तो अब देखो, जैसे कि यहाँ पर हम कुछ एक दो लेजर का नाम दे रहे हैं। जैसे कि मान लो कि ट्रेडिंग, हेड ऑफिस का एक ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। हेड ऑफिस का एक पीएल अकाउंट है, ठीक है। हेड ऑफिस का एक कैश अकाउंट है,
हेड ऑफिस का एक एक्सपेंस अकाउंट है, मान लो हेड ऑफिस का एक डेटर अकाउंट है, और ये जब ब्रांच का चीज मेंटेन कर रहा है तो ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट भी मेंटेन कर रहा होगा, तो क्या लिखेगा, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, फिर लिखेगा ब्रांच पीएल अकाउंट, ब्रांच का पीएल मेंटेन करेगा तो ब्रांच पीएल लिखेगा, खुद के पीएल को जस्ट पीएल लिख देगा। ठीक है, ब्रांच कैश, ब्रांच का कोई कैश का लेजर बना रहा है तो ब्रांच कैश, ब्रांच एक्सपेंस, और जैसे कि मान लो ब्रांच डेटर, और भी लेजर हो सकता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं होता, लेकिन मेनली यही सब हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो पहला ट्रांजैक्शन मैंने लिखा, ये वाला पहले स्ट्रक्चर बना, एक बार बना, हाँ, तो देखो यहाँ पर मैंने सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या दिया है, गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। ठीक है, तो मुझे एक चीज बोलो कि पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं, गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, तो हेड ऑफिस के पास जो गुड्स रहेगा, हेड ऑफिस के पास क्या क्या गुड्स रह सकता है जो वो ब्रांच को भेज सकता है, हेड ऑफिस के पास क्या क्या गुड्स रह सकता है जो ब्रांच को भेज सकता है, तो हेड ऑफिस अपने पास जो ओपनिंग स्टॉक है या फिर जो उसने परचेज किया, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक और परचेज जो है, यहां से स्टॉक को भेज सकता है किसके पास, ब्रांच के पास, तो ब्रांच के पास क्या आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, ब्रांच के पास स्टॉक आ जाएगा, कहाँ से आ जाएगा, हेड ऑफिस से आ जाएगा। ठीक है, ब्रांच के पास हेड ऑफिस से स्टॉक आएगा, क्योंकि मैंने पहला ट्रांजैक्शन तुम लोग को वही दिखाया है, देखो मैंने लिखा है गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। ठीक है, तो अगर हेड ऑफिस से स्टॉक चला जा रहा है तो हेड ऑफिस का स्टॉक क्या होगा, मतलब अब स्टॉक में ये दो चीज हो सकता है, हेड ऑफिस अपना ओपनिंग स्टॉक भेज सकता है या ओपनिंग परचेज, दोनों भेज सकता है जितना जरूरत होगा, मतलब अवेलेबल तो ये दोनों से ही वो भेज सकता है। तो मुझे एक चीज बोलो, जब हेड ऑफिस अपना स्टॉक भेजेगा तो वो स्टॉक को डेबिट करेगा कि क्रेडिट करेगा, स्टॉक चले जाने से क्या होगा, एक का जा रहा है एक का आ रहा है, स्टॉक तो रियल अकाउंट है, तो स्टॉक जाएगा तो क्या होगा, मैम क्रेडिट। हम्म, तो हेड ऑफिस अपना स्टॉक को क्रेडिट करेगा और ब्रांच क्या करेगा, डेबिट। डेबिट करेगा। ठीक है, ब्रांच करेगा डेबिट। तो फिर एंट्री यहाँ पर अगर हम लोग लिखना चाहे तो फिर क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग ये लिख सकते हैं ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट टू हेड ऑफिस ट्रेडिंग अकाउंट, ऐसा लिख सकते हैं, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस ट्रेडिंग अकाउंट, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ मैम। तो वही लिखेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन थोड़ा जगह बचा बचा के रखना है। ठीक है, हम बताते हैं कहाँ जगह बचा, ब्रांच ट्रेडिंग से, ठीक है नहीं बचा होगा तो चलेगा, बाद में बताते, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस ट्रेडिंग अकाउंट। पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस वाला कर रहे हैं, इनवॉइस प्राइस वाला बाद में समझाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सेकेंड सेकेंड ट्रांजैक्शन है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच
टू हेड ऑफिस। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि ब्रांच ने कोई स्टॉक रिटर्न कर दिया, जैसे हम लोग अपने सप्लायर को स्टॉक रिटर्न करते हैं, तो जरूरी थोड़ी कि ब्रांच कभी भी स्टॉक रिटर्न नहीं करेगा, बिजनेस पर्पस पे जरूरत हुआ तो रिटर्न कर सकता है। अगर अब रिटर्न करेगा तो मुझे बोलो, यहाँ से स्टॉक वापस आ रहा है इधर, है ना, तो ये रिटर्न के लिए हो गया। तो अब बोलो कौन डेबिट करेगा कौन क्रेडिट करेगा? जब रिटर्न होगा स्टॉक, कौन डेबिट करेगा कौन क्रेडिट करेगा? এটা অপোজিট এন্ট্রি হবে, মানে ये ব্রাঞ্চ क्रेडिट। হবে क्रेडिट। तो फिर क्या एंट्री लिखेंगे यहाँ पर? ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, सॉरी हेड ऑफिस ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट है टू ब्रांच टू ब्रांच। हेड ऑफिस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ट्रेडिंग। थर्ड नंबर एंट्री देखते हैं। बोल रहा है कि कैश सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। इसको भी समझते हैं, ठीक है, सारा समझ के करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा ऑब्वियसली, लेकिन एक बार समझ में आ जाए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग का जो ट्रांजैक्शन है उसमें बोला है कि कैश भेज रहा है। कौन भेज रहा है? हेड ऑफिस ब्रांच को भेज रहा है, ठीक है। तो हेड ऑफिस के पास जो कैश है वो अगर ब्रांच के पास जा रहा है, तो पहले बोलो कौन सा दो लेजर में इम्पैक्ट आए? कौन सा दो लेजर में इम्पैक्ट आए? ম্যাম এটার দুটোরই ক্যাশ हाँ, অ্যাকাউন্টে। ब्रांच कैश और कैश, है ना। तो यहाँ से पैसा, पैसे का फ्लो इधर हो रहा है, ठीक है, यहाँ से पैसा इधर जा रहा है, तो पैसा भी रियल अकाउंट है, ठीक है। तो फिर यहाँ का कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और यहाँ का कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। तो एंट्री क्या होगा? হবে ব্রাঞ্চ ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু हेड ऑफिस ट्रेडिंग, हेड ऑफिस कैश अकाउंट। कैश है, ठीक है। तो लिख, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस कैश अकाउंट। फिर फोर्थ नंबर में लिखेंगे कैश रिटर्न बाय, कैश रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, ठीक है। तो कैसा एंट्री होगा? जस्ट रिवर्स एंट्री हो जाएगा। मतलब ये रिटर्न कर रहा है, तो अब ये अपना कैश को क्रेडिट करेगा, यहाँ से पैसा जा रहा है इनके पास आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। वैसे डेबिट के लिए यहाँ डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर एंट्री क्या होगा? जस्ट ऑपोजिट वाला एंट्री हो जाएगा। हेड ऑफिस कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश अकाउंट। हेड ऑफिस कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश। फिफ्थ में branch sold goods to its customer, branch sold goods to its customer, ठीक है। पहले समझो, ब्रांच अपना कस्टमर को गुड्स बेच रहा है, तो बोलो कौन सा दो लेजर में इंपैक्ट आएगा? पहला बात है इसमें, ये बताओ कि जब ब्रांच गुड्स बेच रहा है तो कौन सा एंट्री क्या होता है? नॉर्मल सोचो, स्टॉक बेचने का एंट्री क्या होता है? अगर कैश में बेच रहे हो तो कैश टू सेल्स, अगर क्रेडिट में बेच रहे हो तो डेटर टू सेल, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सा इम्पैक्ट हो? तो कैश की जगह यहाँ पर क्या अवेलेबल? डेटर। ब्रांच कैश भी है हमारे पास और डेटर भी, कैश भी है हम लोग के पास, डेटर भी है, दोनों ही रखा है, ठीक है। तो ब्रांच कैश या ब्रांच डेटर क्या होगा? डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? कैश तो डेबिट होगा, डेटर भी डेबिट होगा। नॉर्मल सेल का एंट्री कैश टू सेल और डेटर टू सेल होता है। तो अगर हम लोग कैश सेल करें या क्रेडिट सेल करें, दोनों केस में हम लोग का ब्रांच कैश या ब्रांच डेटर दोनों ही हम लोग का क्या हो जाएगा?
डेबिट। डेबिट होगा, ठीक है। तो ब्रांच कैश या ब्रांच डेटर दोनों ही हम लोग का हो जाएगा डेबिट, और क्रेडिट फिर क्या होगा? सेल हम लोग कहाँ दिखाएंगे? मतलब हेड ऑफिस तो बुक्स मेंटेन कर रहा है, तो हेड ऑफिस ये सेल कहाँ पर दिखाएगा? सेल कहाँ दिखाते हैं? ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग में। तो कौन सा ट्रेडिंग में दिखाएगा हेड ऑफिस? अपना ट्रेडिंग में कि ब्रांच का ट्रेडिंग? मैम हेड ऑफिस নিজের ট্রেডিং অ্যাকাউন্টে থাকে। ना নিজেরটা तो क्या देखा, वो तो ब्रांच के स्टॉक पाठक से, तो वो स्टॉक का दिखा रहा है ना, इसके पास इतना स्टॉक भेजा, अब उसमें से तो बिका है, तो फिर कौन सा इम्पैक्ट हो रहा है? ये स्टॉक इम्पैक्ट हो रहा है ना, तो फिर सेल कहाँ दिखाना चाहिए? তাহলে ব্রাঞ্চ ট্রেডিং এ। हाँ, उसी में दिखाएगा ना, क्योंकि यहाँ से तो स्टॉक बेच रहा है, तो फिर इम्पैक्ट तो ये वाला ट्रेडिंग अकाउंट हो रहा है, तो इसमें दिखाएगा, ठीक है। तो इस केस में हम लोग का ब्रांच डेटर या ब्रांच कैश दोनों ही हो जाएगा डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? ब्रांच, ये तो अभी तो ব্রাঞ্চ ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট। ब्रांच ट्रेडिंग, ठीक है। ये हो जाएगा डेबिट, ये हो जाएगा डेबिट, और ब्रांच ट्रेडिंग हो जाएगा दोनों ही केस में क्रेडिट। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको? इसमें हम लोग लिखेंगे ब्रांच कैश, और क्या लिख सकते हैं? ब्रांच डेटर। मतलब कैश टू सेल या डेटर टू सेल, और सेल के जगह क्या लिख रहे हैं हम लोग? तो पूरा ट्रेडिंग का बात कर रहे हैं ना, तो सेल के जगह लिखेंगे ब्रांच ट्रेडिंग। 6th नंबर में गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच। तो अगर कस्टमर अपना स्टॉक रिटर्न कर रहा है, ब्रांच में रिटर्न कर रहा है, तो पहले नॉर्मल रिटर्न का एंट्री सोचो और बोलो कौन सा लेजर इम्पैक्ट हो। নর্মাল হচ্ছে সেলস রিটার্ন অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ক্যাশ। डेटर, হ্যাঁ এখানে ডেটার। डेटर सेल्स रिटर्न टू डेटर ना, कैश कैश सेल नॉर्मली रिटर्न हो। नॉर्मली रिटर्न तो तब होता है ना जब हम लोगों ने किसी को क्रेडिट सेल किया है, तो सेल्स रिटर्न टू डेटर होता है। तो यहाँ पर सेल्स रिटर्न कहाँ इम्पैक्ट आएगा? सेल्स रिटर्न का इम्पैक्ट कहाँ आता है? ট্রেডিং ट्रेडिंग এটা में, ট্রেডিং এ আসবে। ट्रेडिंग में। हाँ, और डेटर तो बना हुआ है, হ্যাঁ डेटर ম্যাম। तो बना हुआ है, ठीक है। तो फिर कौन सा ट्रेडिंग में आएगा? ब्रांच ट्रेडिंग या हेड ऑफिस वाले में? ব্রাঞ্চ ট্রেডিং এ আসবে। ब्रांच ट्रेडिंग में आएगा, तो ब्रांच ट्रेडिंग, और इधर कौन सा इम्पैक्ट होगा? डेटर, ठीक है। तो हम ये लाइन लगाते हैं, ब्रांच ट्रेडिंग से ले जाके डेटर, ब्रांच ट्रेडिंग से ले जाके डेटर तक। तो ब्रांच डेटर क्या हो जाएगा? ব্রাঞ্চ ব্রাঞ্চ ট্রেডিং ম্যাম ডেবিট হবে আর ব্রাঞ্চ ডেটার ক্রেডিট। हाँ, ब्रांच डेटर क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका मतलब एंट्री हो जाएगा ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट, सॉरी रिटर्न कर रहा है तो डेटर क्रेडिट, ब्रांच डेटर अकाउंट क्रेडिट टू ब्रांच, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर, ये लिखना। तो ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर। जैसे हम लोग नॉर्मली लिखते हैं सेल्स रिटर्न टू डेटर, वही वाला है। डेटर के जगह ब्रांच डेटर, सेल्स रिटर्न की जगह ट्रेडिंग दिखा रहे, किसका ट्रेडिंग? ब्रांच का ट्रेडिंग। अच्छा, कैश सेंट बाय कस्टमर टू ब्रांच, कैश सेंट बाय कस्टमर टू ब्रांच। तो कस्टमर ने जो है कैश भेजा है किसको? ब्रांच को, ठीक है। तो पहले बोलो कैश रिसिप्ट का नॉर्मल एंट्री क्या होता है? कस्टमर से कैश रिसिप्ट का नॉर्मल एंट्री सोचो।
हम कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। डेटर। तो अब बोलो कौन सा कैश अकाउंट इंपैक्ट होगा? ब्रांच का डेटर ब्रांच को पैसा दे रहा है, मतलब ब्रांचर कैश अकाउंट। डेबिट आ होगा ब्रांच का कैश अकाउंट। हाँ, और आर डेटर्स ब्रांचर डेटर्स अकाउंट। डेटर अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, है ना? क्रेडिट। हाँ। ये क्रेडिट हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा, सही है। तो यही लिखेंगे, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेट। ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेट। 8th, बैड डेट बाई ब्रांच डेटर। ठीक है, ब्रांच डेटर ने बैड डेट कर दिया, तो बैड डेट करने से क्या एंट्री होता है? पहले नॉर्मल एंट्री सोचो। बैड डेट का एंट्री हम क्या बैड होता डेटर्स। है? बैड डेट टू डेटर्स होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर डेटर तो अवेलेबल, पहले बोलो कौन सा डेटर लोगे? ऑब्वियसली ब्रांच डेटर लोगे। ठीक है, अब मुझे ये बोलो कि ब्रांच डेटर क्या होगा? बैड डेट टू डेटर बोल रहे हो, तो ब्रांच डेटर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, सही है। डेबिट बोल रहे हो बैड डेट, लेकिन बैड डेट अकाउंट मेरे पास नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसा एक अकाउंट है जो मतलब जहां पर हम लोग बैड डेट को लिख सकते हैं, वो कौन सा है? पीएल है जब पीएल में जाएगा। ठीक है, तो ये क्रेडिट होगा और पीएल क्या हो जाएगा? डेबिट। डेबिट हो जाएगा। तो ब्रांच पीएल डेबिट टू ब्रांच डेट। ब्रांच पीएल अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेट। 9th नंबर एंट्री, बैड डेट रिकवरी एट ब्रांच। बैड डेट रिकवरी एट ब्रांच। तो बैड डेट रिकवरी का नॉर्मल एंट्री क्या होता है? मैम डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट। ना कैश आउट, डेटा अच्छा डेबिट वन, डेटा तो कैश राइट है। हाँ, कैश टू बैड डेट बैड। रिकवरी, फिर हम लोग उसको कहाँ क्लोज करते हैं? पीएल में। तो यहाँ पर देखो कैश तो है मेरे पास, ब्रांच कैश है क्योंकि सब ब्रांच का हो रहा है। ब्रांच कैश में लिखेगा हेड ऑफिस, लिख हेड ऑफिस रहा है, लेकिन कौन सा लेजर यूज करेगा? ब्रांच कैश। तो वो बोलेगा ब्रांच में पैसा आया, तो ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, और रिकवरी को फिर कहाँ दिखाएगा? ये तो डेबिट करेगा, ब्रांच पीएल में दिखाएगा। मैम हाँ पीएल है। तो फिर ब्रांच कैश डेबिट टू ब्रांच पीएल। ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच पीएल। 10th नंबर, डिस्काउंट अलाउड बाय ब्रांच टू डेटर। मतलब या फिर डिस्काउंट अलाउड टू डेटर बोल सकते हो, बट मैंने ब्रांच इसीलिए लिख दिया, मतलब डिस्काउंट किसने दिया है ना, ब्रांच ने दिया है। तो नॉर्मल डिस्काउंट अलाउड का एंट्री क्या होता है? डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर होता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर कौन कौन सा लेजर यूज करेंगे? डिस्काउंट अलाउड तो हमारे पास है नहीं, तो वो जहां क्लोज करते वो लेजर यूज करेंगे, तो कौन सा हो जाएगा? ब्रांच पीएल हाँ, ब्रांच पीएल डेबिट टू क्या हो जाएगा? टू डेटर्स। ब्रांच डेटर। ब्रांच ठीक है, तो ब्रांच पीएल टू ब्रांच डेट। ब्रांच पीएल डेबिट टू ब्रांच डेट। ब्रांच एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस। अब क्या बोल रहा है समझो, ब्रांच का खर्चा हेड ऑफिस पे कर रहा है, तो हेड ऑफिस सारा एंट्री कर रहा है, तो हेड ऑफिस क्या बोलेगा? क्या बोलना चाहिए? हेड ऑफिस कैसे एंट्री करेगा?
बेटा ब्रांच एक्सपेंसेस टू कैश হবে। हाँ कैश तो होगा, लेकिन कौन सा कैश लोगे, हेड ऑफिस कैश की ब्रांच कैश? हेड ऑफिस कैश। हाँ सही है। ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और हेड ऑफिस कैश क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हेड ऑफिस ये खर्चा पे कर रहा है तो वो अपने खर्चे का नाम देगा। किसके लिए खर्चा होगा? ब्रांच के लिए होगा, तो वो लिखेगा ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और पैसा अपने पास से गया तो अपने लेजर को इम्पैक्ट करेगा। मतलब उसने हेड ऑफिस को भी पैसा दे रखा है, इसीलिए हेड ऑफिस का भी कैश लेजर खोल रखा है, बट उसमें इम्पैक्ट नहीं आया क्योंकि पैसा तो वो अपने पास से दे रहा है, तो उसका लेजर इम्पैक्ट होगा ना। तो यहाँ पर हो जाएगा टू हेड ऑफिस कैश। ठीक है, हेड ऑफिस। अच्छा, अब ये 10 तो एंट्री हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। 10 क्या 11 एंट्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज समझना है हम लोग को। देखो, बात ये है कि ब्रांच ट्रेडिंग या हेड ऑफिस ट्रेडिंग और हेड ऑफिस कैश बोल के हम लोग कोई लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे। मतलब अभी इतना कुछ समझा है तो इसका क्या हो जाएगा। देखो सिंपल बात ये है कि हमें जो रूल्स बोला गया, बोल रहा है कि ब्रांच ट्रेडिंग नहीं यूज करना है, उसके जगह यूज करना है ब्रांच स्टॉक। ठीक है, क्या यूज करना है? ब्रांच स्टॉक। ये तो मैंने समझाने के लिए बोला, वहां जो ड्रॉ किया ताकि समझने में आसानी हो। लेकिन ब्रांच ट्रेडिंग लैंग्वेज हम लोग यूज नहीं करते, क्योंकि मेथड का नाम दिया है ना स्टॉक एंड डेटर, तो इसीलिए इसमें बोल रहा है कि ब्रांच स्टॉक बोल के नाम यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ब्रांच स्टॉक। अच्छा, तो और जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस ट्रेडिंग बोल के कुछ यूज नहीं कर सकते। हेड ऑफिस ट्रेडिंग के जगह जो नाम हमें यूज करना पड़ेगा वो हो जाएगा गुड्स सेम टू ब्रांच। मतलब इसके जगह हेड ऑफिस ट्रेडिंग के जगह जो नाम यूज करना है वो हो जाएगा गुड्स सेम टू ब्रांच। क्या ये हर जगह पे होगा? बिल्कुल, ये तो मैंने समझाने के लिए किया है, ठीक है। तो जहां भी हेड ऑफिस ट्रेडिंग दिख रहा है, ठीक है, हेड ऑफिस ट्रेडिंग दिख रहा है, वहां पर हमें लिखना है गुड्स सेम टू ब्रांच, और ब्रांच ट्रेडिंग में लिखना है ब्रांच स्टॉक। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि इधर भी लिखना पड़ेगा। इधर लिखना है गुड्स सेम टू ब्रांच, ऐसे मैंने लिख दिया गुड्स सेम टू ब्रांच। हेड ऑफिस ट्रेडिंग के जगह ये यूज करना। अच्छा, ब्रांच कैश, ठीक है, वो यूज करेंगे, बट हेड ऑफिस कैश बोल के यूज नहीं करना है, उसके जगह सिर्फ कैश यूज करना है। ठीक है, तो हेड ऑफिस ही क्योंकि सब कुछ मेंटेन कर रहा है, तो हेड ऑफिस कैश बोल के कुछ यूज नहीं करना है। हेड ऑफिस का कैश में जब इंपैक्ट आएगा सिर्फ कैश यूज करना है। ब्रांच कैश यूज करना अलाउड है, ब्रांच कैश हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा, ब्रांच कैश, ब्रांच डेटर, ये सब अलाउड है। फिर ब्रांच ट्रेडिंग की जगह लिखना है ब्रांच स्टॉक। हमेशा ब्रांच ट्रेडिंग की जगह लिखना है ब्रांच स्टॉक। ब्रांच ट्रेडिंग जहां जहां है वहां लिखना है हम लोग को ब्रांच स्टॉक। ब्रांच पीएल, ये भी ठीक है, यूज कर सकते हैं। ब्रांच डेटर, ब्रांच कैश, ब्रांच पीएल, ब्रांच डेटर, ब्रांच एक्सपेंसेस टू हेड ऑफिस। कैश के जगह सिर्फ कैश यूज किया। ठीक है, मतलब क्या क्या हमें समझना है, देखो हम यहाँ पर स्टार दे देते हैं। ब्रांच ट्रेडिंग, ये वाला लैंग्वेज हम लोग यूज नहीं कर सकते। ब्रांच ट्रेडिंग के जगह यूज करना है ब्रांच स्टॉक। ठीक है, सेकेंड, हेड ऑफिस ट्रेडिंग के जगह यूज करना है गुड्स सेम टू ब्रांच। गुड्स सेम टू ब्रांच। थर्ड, हेड ऑफिस कैश के जगह यूज करना है कैश। ठीक है, ये तीन बात हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये तीन चीज हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। और अब हम लोग ये वाला पॉइंट करते हैं, अगर इनवॉइस प्राइस पे स्टॉक भेजा जा रहा है तो। ठीक है, देखो इनवॉइस प्राइस पे होने से क्या होता है, इनवॉइस प्राइस का मतलब है कि ब्रांच जब स्टॉक भेज रहा है ना, तो वो
सॉरी, हेड ऑफिस जब स्टॉक भेज रहा है ब्रांच को तो वो प्रॉफिट लगा के भेज देता है। मतलब मान लो हेड ऑफिस ने कोई एक स्टॉक 100 रुपए का खरीदा, वो ब्रांच को 100 रुपए में ही अगर भेज देता है, मतलब ब्रांच को बोला ये लो 100 रुपए का स्टॉक, इसको 110 में बेच देना, ऐसा बोल दिया, तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस मेथड। जितने में खरीदा ब्रांच को एग्जैक्ट प्राइस बता दिया, कुछ भी छुपाया नहीं, और उसे बोला इतने में बेच देना, उसने बेच दिया। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि हेड ऑफिस ने 100 रुपए में चीज खरीदा, 110 बोल के ब्रांच को भेज दिया, ऐसा क्यों करता है? ये पहला बात है कि ब्रांच ऐसा करता क्यों है। देखो, ब्रांच इसीलिए करता है, सॉरी, हेड ऑफिस ऐसा क्यों करता है? हेड ऑफिस इसीलिए करता है कि ब्रांच को अगर वो सही वाला प्राइस बता दे, तो पहला बात है कि ब्रांच में जो लोग हैं उनको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट, रियल प्रॉफिट कितना है, ठीक है। और एक चीज भी होता है कि रियल प्रॉफिट कितना है, तो वो अपना जो है बोल सकते हैं कि भाई मेरा सैलरी बढ़ाओ, इतना प्रॉफिट हो रहा है, कोई कुछ बोल सकता है, कोई कुछ बोल सकता है, ठीक है। ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि अगर हम लोग हेड ऑफिस जो है वो अगर ब्रांच को सच में बता दे ये 100 का चीज है 110 में बेचो, तो वो 110 में ही बेचने का कोशिश करेगा। लेकिन हम लोग बोले कि अगर 110 का चीज है तो फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं कि भाई 112 में बेचो, ठीक है। तो इससे हेड ऑफिस का प्रॉफिट देखो क्या हो गया, बढ़ गया। पहले सिर्फ 10 रुपए हो रहा था, अब कितना हो जाएगा, 12 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कभी कभी क्या करता है हेड ऑफिस, अपना जो रियल प्राइस है वो ब्रांच को नहीं बताता है, भले ही उसी का बिजनेस हो, ब्रांच को नहीं बताता है, वो ब्रांच से वो चीज छुपा लेता है। तो इसको बोलते हैं इनवॉइस प्राइस या लोडिंग। ये चीज कंसाइनमेंट में भी होता है, जिनका कंसाइनमेंट है उनको हम बताएंगे, ठीक है। कंसाइनमेंट में भी होता है जहां पर हेड ऑफिस अपना स्टॉक जो है ब्रांच को, मतलब वहां पर कंसाइनर हो जाएगा, कंसाइनर कंसाइनी को स्टॉक जो भेजेगा उसमें प्रॉफिट लगा के भेजेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं लोडिंग। इसको लोडिंग भी बोला जाता है, ठीक है, इसको लोडिंग भी बोला जाता है। ये जो एक्स्ट्रा लगाया जा रहा है ना, इसको लोडिंग बोला जाता है। अब इसमें हम लोग लिखते हैं, एक्चुअली देखो इसमें और एक चीज भी बता देते हैं कि इनवॉइस प्राइस का क्या क्या बेनिफिट होता है। एक तो देखो कॉस्ट को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, जो मैंने बोला कि छुपाना चाहता है हेड ऑफिस, वो एक्चुअल प्राइस नहीं बताना चाहते, ताकि वो लोग ये ना कैलकुलेट कर ले कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना है। दूसरा होता है कि बेटर कंट्रोल भी रहता है स्टॉक के ऊपर, और जो प्रॉफिट वगैरह है वो भी हमारा एक्स्ट्रा होने का चांसेस होता है, ठीक है। अब हम लोग एंट्री कैसे करेंगे, तो गुड सेंड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, ठीक है। तो फिर एंट्री क्या होगा, तो एंट्री तो वही होगा, मतलब देखो जैसे ही गुड्स भेज रहे हैं, तो अब सोचो, दिमाग लगाओ, ब्रांच के पास स्टॉक आ रहा है, तो हम लोग ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ठीक है। और हेड ऑफिस का ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू हेड ऑफिस ट्रेडिंग, ठीक है। अब इसको रिप्लेस जरूर करेंगे, लिख देंगे, वो बाद में लिखते हैं। अब देखो, अगर हम लोग जो है इनवॉइस प्राइस में भेज रहे हैं, अब यहाँ पर देखो, मान लो कि मेरा जो ब्रांच अपना स्टॉक, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट होने का मतलब क्या हो गया कि ब्रांच के पास स्टॉक आया। अब मान लो हेड ऑफिस अपना 100 रुपए का स्टॉक ब्रांच को 110 में भेज रहा है, ठीक है। तो एंट्री में 110 कहाँ लिखेंगे, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि ब्रांच अपना, हेड ऑफिस अपना 100 का स्टॉक 10 रुपीज प्रॉफिट लगा के ब्रांच को भेज दिया। तो एंट्री तो ये हुआ, ब्रांच के पास स्टॉक आ रहा है, तो ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो फिर कहाँ 110 लिखे और कहाँ 100 लिखे, ये बोलो। ম্যাম 110 হবে ব্রাঞ্চ ট্রেডিং অ্যাকাউন্টে, আর 100 হবে হেড অফিস ট্রেডিং এ। हेड ऑफिस ट्रेडिंग, लेकिन इम्बैलेंस हो गया, ये मैनेज नहीं हुआ, तो किधर कम हो रहा है, क्रेडिट साइड में 10 रुपीज कम हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोल के लिखोगे, अब ये 10 रुपए का जो प्रॉफिट हेड ऑफिस ने लगाया है, क्या ये प्रॉफिट अर्नड हो गया, मतलब क्या ये प्रॉफिट इनकम कर लिया है हेड ऑफिस, मतलब ये प्रॉफिट क्या जनरेट हो चुका है, इसको बोलते हैं रियलाइज्ड प्रॉफिट, हुआ है प्रॉफिट, रियलाइज्ड हो गया। না ম্যাম, रियलाइज्ड कब होता है, क्या लगता है रियलाइज्ड कब होता है? রিয়েলাইজড ম্যাম যখন प्रॉफिट हमें कब मिलता है,
रियलाइज्ड का मतलब कब मिलता है? করি যখন সেল करी তখন যে টাকা দেয় करेक्ट, जब कस्टमर को बेचेंगे तब ना प्रॉफिट रियलाइज होगा। मैंने ब्रांच को 100 का चीज 110 में बेच दिया, अगर ब्रांच वो बेच नहीं पाया वो चीज, वो प्रोडक्ट, तो क्या मुझे प्रॉफिट हो सकता है कभी भी कि मैंने उसको 10 रुपए एक्स्ट्रा लगा के भेजा तो मेरा 10 रुपए का प्रॉफिट है? ऐसा कभी हो सकता है? না ম্যাম तो अभी तक ये प्रॉफिट को क्या प्रॉफिट बोलेंगे? রিয়েলাইজেশন अनरियलाइज्ड, अनरियलाइज्ड, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बोलेंगे, क्योंकि मान लो कि ब्रांच फेलियर हो गया प्रोडक्ट बेचने में। अब मैंने एक्स्ट्रा जितना भी लगा के दिया हो क्यों ना, मान लो मैंने तुम लोग को एक 100 रुपए का चीज मुझे पता है, मैंने उसको 120 बोल के तुम लोग को दे दिया, बोला इसको 150 में बेचो, लेकिन जब तक तुम लोग बेचोगे नहीं मुझे प्रॉफिट कहाँ से? नहीं हो सकता। मैंने तो ये छुपाया कि ताकि तुम लोग को पता ना चले कि हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं एक्चुअली, ठीक है? तो यहाँ पर जो प्रॉफिट, ये तो प्रॉफिट ही हुआ ना, 10 रुपीज का जो डिफरेंस आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ये प्रॉफिट अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ठीक है? अच्छा, ये हो गया गुड्स सेंड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। अब अगर रिटर्न हो रहा है तो क्या एंट्री होगा? तो रिटर्न होने से तो रिवर्स एंट्री होता ही है, वो तो हम लोग करेंगे। तो रिटर्न होने पे होगा हेड ऑफिस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ठीक है? ये कितने से जाएगा? 100 से जाएगा, ठीक है? टू क्या हो जाएगा? टू ब्रांच ट्रेडिंग, टू ब्रांच ट्रेडिंग, ये कितने से जाएगा? 110, ठीक है? तो अब 10 फिर से कहाँ कम दिख रहा है? डेबिट में, ठीक है? तो इसको क्या लिखेंगे? तो फिर अनरियलाइज प्रॉफिट जो रिकॉर्ड किया था 10 रुपए का, उसको रिवर्स कर दोगे। হ্যাঁ ম্যাম बोलो, समझ में आ गया? यही मेन समझने वाला है, ठीक है? अब कैश सेंड हो रहा है तो कैश सेंड का क्या एंट्री होगा? बोलो, अगर कैश भेज रहे हैं तो इनवॉइस प्राइस से क्या लेना देना? मतलब हेड ऑफिस अपने ब्रांच को पैसा दे रहा है कि भाई ये पैसा रखो, ये यहाँ यहाँ काम में लगाना, ये सब करना, जो भी इंस्ट्रक्शन देना है दे दिया। तो इससे इनवॉइस प्राइस हो या कॉस्ट प्राइस, क्या फर्क पड़ता है? एंट्री तो सेम होगा, तो एंट्री क्या होगा? ब्रांच ब्रांच कैश टू हेड ऑफिस कैश कैश टू हेड ऑफिस कैश। अच्छा, अगर कैश रिटर्न हुआ तो रिवर्स एंट्री कर दो, हेड ऑफिस कैश टू ब्रांच कैश, ठीक है? अच्छा, हेड ऑफिस कैश टू ब्रांच कैश। उसके बाद अगर प्रोडक्ट बिका तो वही सेम एंट्री, ब्रांच कैश और डेटर, ब्रांच डेटर डेबिट टू ब्रांच ट्रेडिंग। अच्छा, फिर गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, तो फिर से सेम एंट्री, ब्रांच ट्रेडिंग टू ब्रांच डेटर, ठीक है? अच्छा, कैश कैश सेंड हो रहा है तो भी सेम एंट्री, कुछ अलग थोड़ी है। अलग सिर्फ स्टॉक में जब इनवॉइस लग रहा है तब होगा, ब्रांच कैश डेबिट टू ब्रांच डेटर, फिर ब्रांच पीएल टू ब्रांच डेटर, सब सेम होगा इसके बाद, ब्रांच पीएल, क्योंकि ये सब में थोड़ी ना कोई इनवॉइस लगा हुआ है। ब्रांच कैश टू ब्रांच डेटर, सॉरी, टू ब्रांच पीएल, ब्रांच पीएल टू ब्रांच डेटर, ब्रांच पीएल टू ब्रांच डेटर, और लास्ट वाला था ब्रांच एक्सपेंस टू हेड ऑफिस कैश।
बाकी सब सेम होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या क्या रिप्लेस होगा, जैसे हेड ऑफिस कैश को कैश बोल के रिप्लेस कर देना, ठीक है। बाकी यहाँ रिप्लेसमेंट कहीं नहीं होगा, सीधा जाके 6 नंबर वाले एंट्री में हो जाएगा। ब्रांच ट्रेडिंग का क्या हो जाएगा, ब्रांच स्टॉक, यहाँ भी सेम रहे, ब्रांच स्टॉक, ठीक है। ब्रांच ट्रेडिंग की जगह ब्रांच स्टॉक यूज करना है। इसके आगे भी यहाँ ब्रांच ट्रेडिंग की जगह ब्रांच स्टॉक, ये लैंग्वेज यूज करना है। हेड ऑफिस कैश की जगह सिर्फ हेड ऑफिस यूज करना, सॉरी कैश यूज करना। अच्छा, फिर यहाँ पर हेड ऑफिस कैश की जगह सिर्फ कैश यूज करना है। अच्छा, ब्रांच ट्रेडिंग की जगह ब्रांच स्टॉक यूज करना है, यहाँ पर लिख देते हैं ब्रांच स्टॉक यूज करना है, ठीक है। हेड ऑफिस ट्रेडिंग की जगह यूज करना है गुड्स सेंड टू ब्रांच। हेड ऑफिस ट्रेडिंग की जगह यूज करना है गुड्स सेंड टू ब्रांच। ब्रांच ट्रेडिंग की जगह यूज करना है ब्रांच स्टॉक, ठीक है। तो क्या अनरियलाइज प्रॉफिट ऐसे ही रहेगा या इसमें कुछ यूज करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अनरियलाइज प्रॉफिट को जिस अकाउंट में दिखाना है उसका नाम होता है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। अनरियलाइज प्रॉफिट को जहां दिखाएंगे उसका नाम होता है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ये हम नीचे भी लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर स्टार को। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, इसके जगह हमें जो नाम यूज करने के लिए बोला गया है उसका नाम होता है ब्रांच एडजस्टमेंट। ये वाला लेजर का नाम हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी नाम हमें रखना पड़ेगा उसके हिसाब से मैंने लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, बोलो, ये एंट्री समझ में आ गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसीलिए मैंने इस पे काफी टाइम दिया। बोलो, एंट्री समझ में आ गई। हाँ मैम। एंट्री ही करना पड़ेगा हमें लेजर में, ठीक है। अच्छा, अब ये जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो रहा है उसका इम्पैक्ट मेनली कहाँ कहाँ दिख रहा है उसका हम एक नोट बना देते हैं, ठीक है। तो द डिफरेंस विल अराइज बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस मेथड ओनली when goods are transferred by head office to branch at invoice price, and in case of return from branch to head office as it includes unrealized प्रॉफिट। मतलब समझ लो कुछ नहीं, मैंने जस्ट इतना लिखा है कि कॉस्ट प्राइस मेथड और इनवॉइस प्राइस मेथड में डिफरेंस क्या है। तो देखो, अभी हम लोगों ने सेम 11th नंबर एंट्री सेम, 10 सेम, 9 सेम, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं, 8 7, ठीक है, 6 5 4 3 2, जस्ट 2 और 1, ये दोनों एंट्री में डिफरेंस आ रहा है कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक में अनरियलाइज प्रॉफिट का कंसेप्ट आ रहा है, दूसरे में अनरियलाइज प्रॉफिट का कंसेप्ट नहीं आ रहा है, वही लिखा है। द डिफरेंस विल अराइज बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस मेथड ओनली व्हेन गुड्स आर ट्रांसफर बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस एंड इन केस ऑफ रिटर्न फ्रॉम ब्रांच टू हेड ऑफिस एज इट इंक्लूड्स अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ठीक है। तो वो दो एंट्री में डिफरेंस दिखेगा और कुछ नहीं। और एक जगह पे लिख देते हैं द इफेक्ट ऑफ unrealized profit will also be seen
in opening stock and closing stock of goods with the branch। तो सकते हो कि इसमें तो इफेक्ट दिखेगा, जो दो एंट्री अभी लिखवाया बोला भी, ठीक है। ये नोट नंबर 2 जो मैंने लिखा है कि इफेक्ट और कहाँ दिखेगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का बोल रहे ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स विद ब्रांच, ऐसा क्यों बोला? कुछ नहीं समझ में आया इस बात का मतलब। अरे अगर हेड ऑफिस प्रॉफिट लगा के ब्रांच को स्टॉक भेज रहा है, मान लो ब्रांच ने सारा स्टॉक नहीं बेचा, नहीं बेच पाया होगा, मान लो 10 यूनिट भेजा था, उसने 8 यूनिट बेचा, 2 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में रह गया, तो वो क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू है वो किसमें दिख रहा होगा? हेड ऑफिस ने 100 का चीज, हेड ऑफिस ने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा 10 आइटम हेड ऑफिस ने किसको भेजा है? ब्रांच को। कैसे भेजा है? उसका एक चीज 100 रुपए का है, बट वो सारी चीजों को 110 करके भेज दिया है, ठीक है। अब हेड ऑफिस ने ये प्रॉफिट लगा के भेज दिया है, ब्रांच ने मान लो ये स्टॉक बेच दिया, ये बेच दिया, ये बेच दिया, ये सब बेच दिया, ठीक है। ये 3 स्टॉक नहीं बेच पाया, तो उसका क्लोजिंग स्टॉक उसके हिसाब से तो कॉस्ट में दिख रहा है कि भाई मुझे क्या पता, मुझे तो हेड ऑफिस ने बोला था 110, तो मेरे लिए तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक 110 का ही है, लेकिन हेड ऑफिस को तो पता है वो क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअली कितने का। मैम 100। हाँ, तो फिर ये अनरियलाइज प्रॉफिट का इम्पैक्ट क्लोजिंग स्टॉक में नहीं आया। हाँ मैम। अब यही क्लोजिंग स्टॉक जब नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक आएगा होगा तो उसमें नहीं आएगा। हाँ मैम। वही बोला कि इफेक्ट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट विल आल्सो बी सीन इन ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स विद ब्रांच। बोलो समझ में आ गई? हाँ मैम। ठीक है, तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग जब ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं, एडजस्टमेंट अकाउंट का मतलब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अकाउंट, बट नाम क्या देना पड़ता है? एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बाई ओपनिंग स्टॉक। बताते हैं क्यों लिखते हैं बाई ओपनिंग स्टॉक, ब्रैकेट में रिजर्व या प्रॉफिट, ठीक है। इधर लिखेंगे टू क्लोजिंग स्टॉक, ब्रैकेट में रिजर्व, ठीक है। टू ब्रांच स्टॉक रिटर्न 50 बाई ब्रांच स्टॉक ट्रांसफर 50 नहीं, मतलब कोई एक वैल्यू, ऐसी लाइन लगा तो मैंने कहूँ किसी इसमें 50 कुछ भी एक वैल्यू होगा, ठीक है। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या करना है देखो, अब जैसे कि मैंने बोला हेड ऑफिस को पता है कि वो स्टॉक कौन सा 110 रुपए का है, वो स्टॉक तो 10 रुपए का ही है, ठीक है। तो वो अनरियलाइज प्रॉफिट का एक अकाउंट बनाएगा और वहां पर ये दिखाएगा कि कितना उसने अनरियलाइज प्रॉफिट एड ऑन किया था, ठीक है। और अगर रिटर्न हुआ तो कितना वापस हुआ, और कितना क्लोजिंग स्टॉक हेड ऑफ ब्रांच के पास पड़ा हुआ है, वो सारी चीजों का डिटेल्स वो रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि देखो 100 का चीज 110 में भेजा गया, 112 में बेचा गया, तो ब्रांच के लिए प्रॉफिट कितना है? ब्रांच के लिए प्रॉफिट कितना है, हेड ऑफिस के लिए प्रॉफिट? मैम ब्रांचेর জন্য 2 টাকা। हाँ, और हेड ऑफिस के लिए 12, ठीक है। 2000 টাকা। तो हेड ऑफिस को ही तो मेनली अपना अकाउंट्स को रेडी करना है, तो एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट तो 12 भी हुआ ना। अब ये तो एक मेथड है कि हमें ब्रांच को नहीं बताना है, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट में जाए तो वो तो 12 रुपीज होना है।
तो हेड ऑफिस को तो दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि ब्रांच डिपेंडेंट ब्रांच है। अगर डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो वो मेन बात नहीं है, मेन बात ये है कि हमें रियल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो रियल प्रॉफिट 12 रुपीज है, तो रियल प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे क्लोजिंग स्टॉक का सही वैल्यूएशन भी करना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक का सही वैल्यूएशन करना पड़ेगा, और जो ब्रांच जो स्टॉक मैंने इनवॉइस लगा के भेजा था या जो स्टॉक मेरे पास इनवॉइस वाला रिटर्न आया उसमें से मुझे अनरियलाइज प्रॉफिट को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तब मुझे सही प्रॉफिट पता चलेगा। तो अनरियलाइज प्रॉफिट को कैसे एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, जैसे कि मान लो कैसे एलिमिनेट करोगे। अगर हम ब्रांच को स्टॉक भेज रहे हैं तो एंट्री क्या होता है, अभी अभी मैंने तुम लोग को सिखाया। तो देखो इतना आसान नहीं है एंट्री को याद कर लोगे, इसीलिए मैंने जो तुम लोग को दोनों साइड ये समझाया ना, ये वाला दिमाग में चलाओगे तो याद हो जाएगा। कैसे, देखो ब्रांच को स्टॉक भेजा गया तो हेड ऑफिस का ट्रेडिंग क्रेडिट होगा, ब्रांच का ट्रेडिंग डेबिट होगा, ब्रांच ट्रेडिंग टू हेड ऑफिस ट्रेडिंग। अब हेड ऑफिस ट्रेडिंग हमें यूज नहीं करना है, उसके जगह हमें क्या यूज करना है, हेड ऑफिस ट्रेडिंग के जगह गुड सेंड टू ब्रांच, ठीक है। तो फिर हम लोग गुड सेंड टू ब्रांच लिखेंगे और ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट लिखेंगे, है ना। तो फिर ये देखो जैसे हम लोगों ने ये एंट्री देखना है तो ऐसे होगा ना, देखो 110 में गुड्स भेजा गया तो क्या एंट्री होगा, तो जब हेड ऑफिस एंट्री करेगा तो हेड ऑफिस बोलेगा मैंने अपना स्टॉक भेजा तो मेरा अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो वो बोलेगा टू हेड ऑफिस ट्रेडिंग, और ब्रांच को भेजा है तो ब्रांच ट्रेडिंग को वो डेबिट करेगा, ठीक है, ब्रांच ट्रेडिंग को डेबिट कर देगा, ये इतना हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा टू अनरियलाइज प्रॉफिट 10, ठीक है। लेकिन हमें ब्रांच ट्रेडिंग की जगह यूज करना है ब्रांच स्टॉक और अनरियलाइज्ड की जगह ब्रांच एडजस्टमेंट, ठीक है। और हेड ऑफिस ट्रेडिंग की जगह यूज करना है, क्या यूज करना है, हेड ऑफिस ट्रेडिंग की जगह, हेड ऑफिस ट्रेडिंग की जगह हम लोग को यूज करना है गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो अगर हम लोग अनरियलाइज ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं तो बोलो क्या क्या लिखेंगे, अनरियलाइज प्रॉफिट की जगह ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, तो पोस्टिंग कैसे करेंगे बोलो, एंट्री क्या होगा, मतलब बाई ब्रांच ट्रेडिंग, बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट। बाई ब्रांच स्टॉक होगा, है ना, बाई ब्रांच स्टॉक होगा, कितना होगा 10 रुपीज, ठीक है 10 रुपीज। तो ये समझ में आया ये क्यों लिखा है, जब स्टॉक ट्रांसफर होगा तो अनरियलाइज प्रॉफिट इस तरीके से पोस्ट होगा, ये बात क्लियर है, ठीक है। अब जब रिटर्न होगा, मान लो स्टॉक रिटर्न होगा तो एंट्री क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, तो उस केस में अनरियलाइज प्रॉफिट डेबिट हो रहा है, ये देखो ना यहाँ क्या हुआ है, अनरियलाइज प्रॉफिट डेबिट टू ब्रांच ट्रेडिंग मतलब टू ब्रांच स्टॉक, तो अनरियलाइज प्रॉफिट यानी ब्रांच एडजस्टमेंट में क्या लिखेंगे, टू ब्रांच स्टॉक। अब जितना भी रिटर्न होगा वो वैल्यू लिखेंगे। तो ये समझ में आया, ये एंट्री और ये एंट्री लेजर में क्यों आ रहा है, ये समझ में आया। हाँ मैम। अब जो क्लोजिंग स्टॉक में बच जाएगा तो क्लोजिंग स्टॉक का जो प्रॉफिट है, क्लोजिंग स्टॉक बाई साइड में लिखते हैं तो उसका प्रॉफिट टू साइड में एलिमिनेट होगा, और ओपनिंग स्टॉक टू साइड में लिखते हैं तो उसका प्रॉफिट अगर एलिमिनेट करना है बाई साइड में। क्यों, क्योंकि मान लो मेरा ओपनिंग स्टॉक है 110 जिसमें मुझे पता है 10 रुपए का अनरियलाइज प्रॉफिट है, तो उसका रियल वैल्यू दिखाने के लिए मुझे प्रॉफिट इधर लिखना पड़ेगा, तब तो पता चलेगा कि एक्चुअली वो 100 का है। और क्लोजिंग स्टॉक में देखो अगर वो बाई साइड में लिखा जाता है उसका प्रॉफिट हमें टू साइड एलिमिनेट करना है, जस्ट ऑपोजिट एलिमिनेट करना होता है, इसीलिए इस तरीके से ये वाला मैंने लेजर में लिखा हुआ है। बाकी तो देखो क्वेश्चन करोगे धीरे धीरे तो ही समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा तो टॉपिक जो है ये हम लोग का अलग है ही, मतलब ब्रांच का, ठीक है, तो इसमें हमें समय तो लगता है, ठीक है। लेकिन एक बार अगर मेरा ये प्रोसेस दिमाग में रखोगे तो कभी जो है जर्नल एंट्री गलत नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे इलास्ट्रेशन 3 का ए। ये बात यहाँ पर बोल रहा है कि हैरिसन ऑफ चेन्नई हैज ए ब्रांच एट न्यू दिल्ली टू विच गुड्स आर सेंट एट द रेट ऑफ 20% अबव कॉस्ट। तो बोलो ये कैसा सिस्टम है स्टॉक भेजने का, 20% अबव कॉस्ट मतलब जो भी कॉस्ट होगा उसमें 20% एक्स्ट्रा लगा के भेजेंगे, यानी 100 रुपए का चीज इनवॉइस वाला क्वेश्चन, ठीक है। द ब्रांच मेक्स बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल, ब्रांच कैश सेल भी करता है क्रेडिट सेल भी करता है, ब्रांच एक्सपेंसेस आर मेड
पार्टली फ्रॉम हेड ऑफिस एंड पार्टली बाय द ब्रांच। अब ये सब ना वो लोग अपने आप डिसाइड करते हैं। तो ब्रांच को क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया, तुम कैश सेल भी करो, तुम क्रेडिट सेल भी करो, जो भी एक्सपेंसेस होगा कुछ तुम पे करना। तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आएगा, ब्रांच के पास पैसा कहाँ से आएगा, आएगा ना। देखो ब्रांच को हेड ऑफिस पैसा दे सकता है, या फिर जो बेच रहा है उसको बेच के भी तो उसके पास पैसा आएगा। तो बोल रहा है कि कुछ खर्चा तुम पे करोगे, कुछ खर्चा हम पे करेंगे, ठीक है। द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द ब्रांच एवरी मंथ इज सेंड टू हेड ऑफिस फॉर रिकॉर्डिंग। बोल रहा है कि क्या करना है, हेड ऑफिस को हर मंथ ब्रांच को स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस भेज देना है। तो ये लाइन से क्या पता चल रहा है, ये डिपेंडेंट ब्रांच है कि इंडिपेंडेंट ब्रांच है। देखो डिपेंडेंट होगा तो ईयर एंड में फाइनल रिजल्ट भेजेगा, लेकिन इसको बोल रहा है मंथली खर्चे का डिटेल्स भेजो। तो ये डिपेंडेंट ब्रांच है कि इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट। हाँ ये डिपेंडेंट है, तो ये पढ़ के हमें समझना चाहिए, ठीक है, ये डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। फिर बोल रहा है ये कुछ ट्रांजैक्शंस हुआ है 31 दिसंबर 2001, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। हमें बोला है सो नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंड डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001 बोला है, ठीक है। बट यहाँ पर हमें कुछ मेथड्स वगैरह बोला नहीं है। देखो मेथड्स नहीं बोला है ना, तो ये बोला है कि ब्रांच डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। तो हम लोगों ने देखा कि ब्रांच हम लोग का डिपेंडेंट ब्रांच है, ठीक है। अब डिपेंडेंट ब्रांच है तो दो मेथड होता है, एक होता है स्टॉक एंड डेटर मेथड, एक होता है डेटर मेथड। तो कुछ मेथड नहीं बोला है, दोनों में से कोई भी मेथड से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अभी तो मैंने तुम लोग को स्टॉक डेटर ही सिखाया, डेटर मेथड तो सिखाया नहीं है। तो फिर हम लोग इस क्वेश्चन को कौन से मेथड से करेंगे, स्टॉक डेटर मेथड से करेंगे। तो बोला है नेसेसरी लेजर। अब नेसेसरी लेजर मतलब क्या क्या लेजर होगा, तो ये देखो हम लोगों को टोटल 7 लेजर्स ओपन करना पड़ता है, ये मैंडेटरी होता है। मतलब ये सब मेन लेजर्स होता है, इससे कम कर सकते हैं, इससे ज्यादा का जरूरत नहीं होता है नॉर्मली, ठीक है। अगर कुछ अपने से बता दिया ये लेजर वो लेजर ओपन करो तो अलग बात है, लेकिन इतना सारा लेजर होता है, क्वेश्चन नॉर्मली हमें बताता है कि नेसेसरी लेजर। तो नेसेसरी का मैंने लिख दिया है, टोटल 7 लेजर होता है, ये हम लोग ओपन करेंगे। अगर कुछ एक्स्ट्रा हुआ तो हम दिखाते हैं, अगर कुछ जरूरत पड़ा तो, ठीक है। तो ये 7 तो फिक्स्ड है, करना ही पड़ेगा, ठीक है। 7 लेजर ओपन करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इलास्ट्रेशन 3 इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो सबसे पहला लेजर क्या होगा, तो देखो ब्रांच स्टॉक होगा। तो कौन कौन सा लेजर हम लोग खोलेंगे, देखो इधर वाला ना, इधर ब्रांच हेड ऑफिस अपने बुक्स में ब्रांच का जो भी लेजर बनाएगा। तो सबसे पहले मैंने देखो एग्जांपल में क्या लिख पाया था, ट्रेडिंग अकाउंट, तो उसके जगह क्या लिखते हैं, ब्रांच स्टॉक, ठीक है। इस तरीके से धीरे धीरे करते करते याद हो जाता है, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का ब्रांच स्टॉक का लेजर। उसके बाद ब्रांच डेटर बना लेती हूँ। टोटल 7 लेजर्स होगा। देखो मुझे तो याद हो जाता है ना, तो हम लिख देते हैं, तुम लोग अपना देख देख के लिखना, तुम लोग को भी याद हो जाएगा। ब्रांच डेटर देखो क्या क्या होगा, ब्रांच का डेटर होगा, ब्रांच का कैश होगा, ब्रांच पीएल होगा, ब्रांच एक्सपेंसेस होगा, ठीक है। ब्रांच एडजस्टमेंट होगा अगर इनवॉइस वाला क्वेश्चन है तो, क्योंकि ये इनवॉइस वाला क्वेश्चन है तो ब्रांच जो है एक्सपेंस बोल रहे हैं, ब्रांच जो है ब्रांच एडजस्टमेंट वाला अकाउंट भी हम लोग ओपन करेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, ये स्टॉक को बड़ा किया, बाकी सब छोटा छोटा इधर ही करते हैं, एक ही जगह पे होगा तो मुझे करवाने में ठीक रहेगा। तुम लोग अपना करो जैसा करो। ब्रांच स्टॉक बना लिया, अब बनाएंगे ब्रांच डेटर, क्योंकि छोटा सा ही होगा, इसमें ज्यादा कुछ तो होने वाला है। क्योंकि डेटर का क्या है, सेल किया, डेटर ने रिटर्न किया, बैड डेप्ट किया, बस यही सब आएगा और क्या है। ब्रांच डेटर, ठीक है। ब्रांच कैश, ब्रांच एक्सपेंस, ब्रांच पीएल, ब्रांच एडजस्ट, गुड्स सेंट टू ब्रांच।
तो देखो टोटल 7 लेजर्स मैंने बना लिया, ठीक है। देखो यहाँ पर जो भी लिखा था, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच एक्सपेंस, ब्रांच डेटर, ब्रांच कैश, ब्रांच पेल, गुड्स इनटू ब्रांच और ब्रांच एडजस्टमेंट, ठीक है, ये नेसेसरी लेजर में आता है। अब हम लोग एक एक करके ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट। बोल रहा है कि जो स्टॉक ब्रांच को दिया गया उसका कॉस्ट है 2 लाख, लेकिन हम लोग को पता है कि हम लोगों ने उसे कॉस्ट में नहीं भेजा है, हम लोगों ने उसे इनवॉइस प्राइस पे भेजा। तो इसको एंट्री जब करना है इनवॉइस प्राइस के साथ करना है, तो इनवॉइस प्राइस इस पे लगाना पड़ेगा। तो बोलो इस पे कितना परसेंट लगाएंगे? इनवॉइस प्राइस 20%। बोला था ना, कॉस्ट प्लस 20%। तो फिर कितना हो जाएगा? 2 लाख का चीज कितने में भेजा होगा? 2,40,000। तो एंट्री क्या होगा? हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा? अब एंट्री सोचो, हेड ऑफिस ब्रांच को स्टॉक भेज रहा है तो क्या हो जाएगा? ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे? 2,40,000, 40,000। ठीक है। और 2 क्या हो जाएगा? हेड 2 हो ऑफिस जाएगा गुड्स सेंड टू ब्रांच। हेड ऑफिस ट्रेडिंग को क्या लिखते हैं? गुड्स सेंड टू ब्रांच। उसके यहाँ से 2 लाख का सामान गया, उसे पता है, लेकिन उसने उसको 2,40,000 में भेजा, तो फिर 40 क्या है? ब्रांच एडजस्टमेंट 40,000। अब ये एंट्री को पोस्ट करना है, तो ब्रांच स्टॉक में क्या क्या लिखोगे? टू गुड्स सेंड टू ब्रांच और टू ब्रांच एडजस्टमेंट। ब्रांच स्टॉक में क्या क्या लिखोगे? टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, थोड़ा ऊपर जगह बचा के हो सकता है ओपनिंग स्टॉक है। टू गुड्स सेंड टू ब्रांच और टू ब्रांच एडजस्टमेंट, बोलो कितना कितना लिखे? हम 2,40,000। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग भी करना है, कहाँ करोगे? गुड्स सेंड टू ब्रांच में लिखोगे बाय ब्रांच स्टॉक, ठीक है। गुड्स सेंड टू ब्रांच में लिखना है बाय ब्रांच स्टॉक, ट्रांसफर करो। कितना लिखेंगे? 2 लाख। और ब्रांच एडजस्टमेंट में लिखना है, कितना लिखोगे? बाय, 40,000। हाँ थोड़ा ऊपर जगह बचा के रखो, बाय ब्रांच स्टॉक गुड्स सेंट 40,000, ठीक है, हो गया। और तो कहीं क्रॉस पोस्टिंग नहीं होगा। फिर बोल रहा है गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच टिल 31 दिसंबर 2001 एट इनवॉइस प्राइस। मतलब बोल रहा है कि जो गुड्स रिसीव हुआ है ब्रांच के पास वो है 2,20,000 का, बट भेजा तो गया था 2,40,000 का, लेकिन रिसीव कितना हुआ है? 2,20,000, ठीक है। अच्छा, अब ये इसका मतलब हम लोग को क्या दिख रहा है? 2,20,000 31 दिसंबर तक हमारे पास आके पहुंचा है, ठीक है। तो बाकी क्या होगा? बाकी कितना बचा? 40,000, ठीक है। तो 40,000 जो है ये क्या हो गया होगा वो देखना पड़ेगा। 40,000 क्या हो गया? गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच टिल 31 दिसंबर, ये इतना। तो बाकी स्टील इन क्या होगा? ट्रांजिट में हो सकता है, ठीक है, ट्रांजिट में हो सकता है ना। बाकी इसका मतलब रास्ते में है, क्योंकि रिसीव किया है 31 दिसंबर तक सिर्फ 2,20,000 का सामान। तो बाकी तो इनके पास आके अभी पहुंचा नहीं है, तो फिर उसको हम लोग क्या दिखाए? तो हम लोगों ने तो यहाँ पर 2,40,000 का एंट्री कर दिया टोटल स्टॉक का, लेकिन टोटल स्टॉक तो आके पहुंचा नहीं है। तो जो आके पहुंचा नहीं है उसका रिवर्स एंट्री देंगे। बोलो, सही कॉस्ट के साथ रेवेन्यू मैच करने के लिए। वो आके पहुंचा नहीं है, ठीक है, ये हम लोग का कोई रिटर्न नहीं है कि हम लोगों ने रिटर्न कर दिया, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अभी आके पहुंचा नहीं है, तो फिर उसका रिटर्न के जैसे रिवर्स एंट्री देंगे ना। तो फिर क्या लिखेंगे? बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, रिवर्स एंट्री कि ये जब रिसीव हुआ तो गुड सेंड टू ब्रांच 2 लाख का रिसीव हुआ, 40,000 उसमें एडजस्टमेंट वैल्यू था। लेकिन बोल रहा है कि इनवॉइस प्राइस के हिसाब से तो बस 2,20,000 का सामान आया, 2,40,000 में से 2,20,000, तो 40 का सामान नहीं आया। तो 40 के सामान को हम लोग रिवर्स करके दिखा रहे हैं। तो 40,000 क्या वैल्यू है? इनवॉइस है कि
कॉस्ट वाला वैल्यू है। ये 2 लाख को मैंने 40,000 लगा के बोला 2 लाख 40 में से 2 लाख 20 का सामान आया है, ये इनवॉइस प्राइस पे है, तो 40,000 का सामान नहीं पहुंचा है तो वो तो इनवॉइस प्राइस है। तो 40,000 के सामान का अगर हम लोग रिवर्स एंट्री डालेंगे तो इनवॉइस प्राइस से हमें इसको यहाँ से अनरियलाइज प्रॉफिट को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो उसका तो हम लोग रिवर्स एंट्री डालेंगे ना। तो बोलो इनवॉइस प्राइस 40,000 है तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो, जिसका इनवॉइस प्राइस 40,000 है उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो, और अनरियलाइज्ड 2 वैल्यू लाख कितना हो? नहीं, 40,000 इनवॉइस प्राइस का मतलब 40,000 इक्विवेलेंट टू 120 नहीं हुआ, ऐसा नहीं होगा। 40,000 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, तब तो पता चलेगा कि 40,000 का कॉस्ट वैल्यू कितना है, कितना आ रहा है। हम 33.333 33,333 আসছে। 100 করে 16,600। ম্যাম এটাই আছে 33,333 তো 40,000 ইন্টু 100 ডিভাইডেড বাই 120। না না 40,000, হ্যাঁ ইন্টু 100 ডিভাইডেড বাই 100। ম্যাম এটাই আছে 33,333। 33,333। ये तो प्रॉफिट का वैल्यू आना चाहिए 16,667 प्लस 3,333। अच्छा 20,000 हो रहा है क्या डिफरेंस? हाँ, वो तो गलत कर दिया, बोला ही नहीं तुम लोगों ने। ये देखो टोटल कितने का सामान भेजा गया था, 2,40,000 का, जिसमें से 2,20,000 पहुंचा है, तो कितना नहीं पहुंचा? 20,000 20,000 उसका निकालना पड़ेगा ना, मैंने गलती से 40,000 लिख दिया, 20,000 का निकालना तब। कितना आएगा देखो, अब आएगा 16,667, चेक कर, ম্যাম আসছে। आ रहा है ना। और ब्रांच एडजस्टमेंट मतलब ये रिटर्न के जैसा ही हो गया। अगर मेरा स्टॉक, ब्रांच ने अपना स्टॉक अगर हेड ऑफिस को रिटर्न किया होता तो क्या एंट्री होता, ये वाला एंट्री होता, गुड्स सेंट टू ब्रांच, और अनरियलाइज प्रॉफिट को ब्रांच एडजस्टमेंट टू ब्रांच स्टॉक, वही वाला एंट्री बाय ब्रांच स्टॉक में लिखेंगे, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच बाय ब्रांच एडजस्टमेंट। बट ये रिटर्न नहीं हुआ है, लेकिन आके नहीं पहुंचा है, तो फिर कॉस्ट के साथ रेवेन्यू को मैच करने के लिए ये हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। जैसे रिटर्न हो जाता है तुम लोग एलिमिनेट करके दिखाते, वैसे ही दिखा रहे, बट ये रिटर्न नहीं हुआ है, ये अभी भी इन ट्रांजिट है, तो सही अकाउंटिंग के लिए हमें ये एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो फिर इसमें प्रॉफिट कितना है, 20,000 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 20 करोगे तो आंसर आ जाएगा 3,333। बोलो ये पॉइंट समझ में आया? जैसे अगर रिटर्न होता, जो एंट्री होता वही वाला किया है, बट यहाँ पर रिटर्न के वजह से नहीं हुआ है, यहाँ पर स्टील इन ट्रांजिट के वजह से हुआ है। बोलो समझ में आया? হ্যাঁ ম্যাম। तो गुड्स इनटू ब्रांच में क्या लिखोगे, टू ब्रांच स्टॉक 16,667, और ब्रांच एडजस्टमेंट में क्या लिखोगे, टू ब्रांच स्टॉक 3,333। अब ये लिख दो गुड्स इन ट्रांजिट, जीआईटी लिख दिया, ठीक है, ये रिटर्न नहीं है, जीआईटी गुड्स इन ट्रांजिट के वजह से ये वाला एंट्री हमें करना पड़ा, ठीक है। गुड्स इन ट्रांजिट, ये रिटर्न नहीं है, ये है गुड्स इन ट्रांजिट, जीआईटी गुड्स इन ट्रांजिट। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, इसके बाद का आसान है, ये नहीं। ठीक है चलो, डाउट नहीं है, হ্যাঁ বল। ম্যাম ওই পোস্টিংটা একবার দেখি। কোনটা দেখো, ব্রাঞ্চ স্টকটা না নিচের গুলো? ব্রাঞ্চ অ্যাডজাস্টমেন্টে টু ব্রাঞ্চ স্টক
क्रॉस पोस्टिंग এখানে লেখা আছে বাই ব্রাঞ্চ অ্যাডজাস্টমেন্ট। मैम ठीक है। अच्छा अब बोल रहा है कि क्रेडिट सेल हुआ है इनवॉइस प्राइस पे 1,65,000, मतलब ब्रांच को बोला गया था कि तुम इनवॉइस प्राइस पे ही बेच देना, तो उसने बेच दिया, तो सेल किया है, क्रेडिट सेल किसने किया, ब्रांच ने किया है। क्रेडिट सेल का एंट्री बता दो क्या। तो जैसे मैंने तुम लोग को सोचने के लिए बोला, डेटर टू सेल होता है, डेटर की जगह क्या लिखोगे, ब्रांच डेटर, और सेल की जगह कौन सा इंपैक्ट होगा, ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट। ब्रांच के ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच स्टॉक। तो एंट्री क्या हो जाएगा, ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट ठीक है। तो ब्रांच स्टॉक में क्या लिखोगे, बाई बाई ब्रांच डेटर अकाउंट। डेटा, ठीक है। तो 1,65,000 का सेल हुआ है, तो हम लोग भी वही लिख देंगे। अब ये जो बोल रखे हैं ना इनवॉइस प्राइस, इसका मतलब ब्रांच ने बोला है, जो हेड ऑफिस ने बोला है जो पैसे में भेज रहे हैं ना, जैसे हेड ऑफिस बोल रहा है 120 में ही बेच दो, 100 का चीज 120 लगा के भेज रहा है, बोल रहा है 120 में ही बेच दो, तो इनको इनवॉइस प्राइस पे बेचने के लिए बोला है, बेच दिया इन्होंने 1,65,000 में, ठीक है। जैसा हेड ऑफिस बोलेगा वही सुनना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। ब्रांच डेटर में क्रॉस पोस्टिंग होगा, क्या लिखोगे, टू ब्रांच स्टॉक, एक लाइन जगह बचा के रखो, टू ब्रांच स्टॉक, ठीक है। क्रेडिट सेल 1,65,000, बोलो ये बात क्लियर है। हाँ मैम। फिर बोल रहा है कैश सेल हुआ है इनवॉइस प्राइस पे, बोलो कैश सेल का एंट्री, कैश टू सेल होता है, ब्रांच कैश हो जाएगा कैश के जगह, सेल के जगह ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट इंपैक्ट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच स्टॉक। तो एंट्री क्या निकला, ब्रांच कैश टू ब्रांच स्टॉक। तो फिर ब्रांच स्टॉक में क्या लिखोगे, बाई ब्रांच कैश। ब्रांच कैश 59,000, और ब्रांच कैश में लिखना पड़ेगा, हाँ 59। ब्रांच कैश में क्या लिखोगे, टू ब्रांच स्टॉक कैश सेल 59,000, क्लियर है, बोलो। हाँ मैम। फिर बोल रहा है कि कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस, ब्रांच ने हेड ऑफिस को पैसा भेजा, तो हेड ऑफिस के पास पैसा आया, तो हेड ऑफिस अपना कैश अकाउंट को डेबिट करेगा, और ब्रांच का कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश, नहीं होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश नहीं होगा। हाँ मैम। तो ब्रांच कैश में क्या लिखोगे, बाई कैश रेमिटेंस, पास कोई कैश अकाउंट है नहीं, बनाने नहीं पड़ा हमें, तो फिर इसका कोई क्रॉस पोस्टिंग नहीं होगा। बोलो, हम लोग को तो सिर्फ ब्रांच का डिटेल्स दिखाने बोला था ना, तो इसमें क्रॉस पोस्टिंग कहाँ से करें। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, बोलो एक्सपेंसेस हेड ऑफिस ने पे किया है, तो हेड ऑफिस क्या एंट्री करे, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ये सोचो ना, ये वाला, ये हेड ऑफिस ने एक्सपेंस पे किया, तो हेड ऑफिस के पास से पैसा गया, तो हेड ऑफिस अपने कैश अकाउंट को क्या करेगा, क्रेडिट, और इसने किसका खर्चा पे किया, ब्रांच का, तो क्या एंट्री हुआ, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, ठीक है। ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो कि कितना हो जाएगा 12,000। अब मेरे पास तो कोई कैश अकाउंट है नहीं कि हम उसका क्रॉस पोस्टिंग कर, होगी, ठीक है। अच्छा, बैड डेट राइट ऑफ, बैड डेट राइट ऑफ हुआ है तो क्या एंट्री होता है, नॉर्मल एंट्री क्या होता है, बैड डेट टू डेटर, तो यहाँ पर बैड डेट टू ब्रांच डेटर, बैड डेट टू ब्रांच डेटर लिख सकते हैं हम लोग। तो ब्रांच डेटर कहाँ है, ब्रांच डेटर है यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने तुम लोगों को क्या सिखाया कि हम लोग डायरेक्टली उसको पीएल में दिखा सकते हैं, है ना, पीएल में दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर लिख देते हैं, डेटर में क्या लिखोगे, बाई बाई बैड क्या, डेट। बैड डेट नहीं लिख के क्या सिखाया, पीएल, ब्रांच पीएल, पीएल। ब्रांच पीएल 7
ठीक है। तो ब्रांच पीएल में क्या लिखोगे? टू मैम ब्रांच टू डेटर्स डेटर 7। अच्छा, बैलेंस। अब ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक बैलेंस, तो स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस कौन सा अकाउंट में जाएगा? स्टॉक कौन सा है? ब्रांच स्टॉक मेरा स्टॉक है, तो स्टॉक का ओपनिंग है 25,000, बट ये कॉस्ट पे है, तो मुझे इसको इनवॉइस प्राइस पे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा तो पूरा क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस पे है। तो टू ओपनिंग स्टॉक, फिर उसको एलिमिनेट करेंगे प्रॉफिट को, वो अलग बात है। तो ये कॉस्ट पे है जो कि है 25,000। 25,000 पे कितना लगाओ? 20%। कितना हो जाएगा? 31,250 31%। 30 আসছে 20%। 30,000। 25,000 into 20%, হ্যাঁ ম্যাম 30,000। 30,000, ठीक है। अच्छा, अब ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक ये इनवॉइस पे दिया हुआ है, तो इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। अच्छा बात है। बाई क्लोजिंग स्टॉक 28,000, ठीक है। अब ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का जो इसमें इनवॉइस प्राइस का लोडिंग है या प्रॉफिट है, वो कहाँ एलिमिनेट होता है? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, ठीक है, मैंने सिखाया भी थोड़ी देर पहले। तो जो ओपनिंग बैलेंस है उसका इधर जाएगा बाई बैलेंस सीडी। तो अभी बोलो 30,000 में कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है, और क्लोजिंग का इधर आ जाए 5,000। 5,000। अभी अभी कैलकुलेट किए, ठीक है। कैसे निकाल सकते हो? ऐसे भी निकाल सकते हो। 30,000 इक्विवेलेंट टू 120, तो मुझे कितना निकालना है? 20 का वैल्यू। और क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 28,000। तो उसमें कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है? 20,000 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 20। बोलो कितना हो जाएगा? मैम 4,667। ये हो गया। तो वो प्रॉफिट एलिमिनेट करना पड़ेगा ताकि मुझे सही कैलकुलेशन पता चले, इसीलिए, ठीक है। तो प्रॉफिट एलिमिनेट कर दिए। अच्छा, अब डेटर का ओपनिंग बैलेंस बोला है, तो लिखो टू बैलेंस बीडी 32,750। डेटर टू बैलेंस बीडी 32,750। और बाई बैलेंस सीडी क्लोजिंग, क्लोजिंग लिखेंगे 26,000। और किस चीज का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है? कैश इन हैंड 5,000 ओपनिंग कैश, टू बैलेंस बीडी, और बाई बैलेंस सीटी 2500। या अच्छा, अब हम लोग एक एक करके क्लोज करेंगे, ठीक है। चलो एक एक करके हम लोग क्लोज कर लेते हैं। अच्छा, इसमें सीक्वेंस हमें हमेशा मेंटेन करके क्लोज करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्लोज करेंगे हम लोग, हम लिखवा देंगे, सबसे पहले हम लोग हमेशा डेटर का अकाउंट क्लोज करेंगे। उसका रीजन भी तुम लोग को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले डेटर का अकाउंट क्लोज करेंगे, ठीक है। तो ब्रांच डेटर को 1 दे दो, सबसे पहले ये क्लोज करना होता है, तो इसको क्लोज करेंगे। तो क्लोज करो। इतने का सेल हुआ था, इतने का और सेल किया, तो टोटल सेल कितना हो गया? 32,750 प्लस 1,65,000 कितना होगा? निकालो निकालो। 1,97,750। 1,97,750, ठीक है। जिसमें से क्लोजिंग इतना है और इतना बैड डेप्ट हो गया, ये पीएल जो है ये बैड डेप्ट था, तो बाकी क्या होगा? इसका मतलब बाकी क्या होगा? डेटर में क्या एंट्री होता है? सेल्स। सेल तो बटे सेलर एंट्री तो হয়ে গেছে, डेटर टू सेल, क्रेडिट सेल, ब्रांच स्टॉक। সেলের এন্ট্রি হবে, ব্যাড ডেপ্ট হবে, ক্লোজিং হবে, ওপেনিং হবে, और क्या होगा? पैसा रिसीव।
ये नहीं होगा पैसा रिसीव, तो पैसा रिसीव का एंट्री होगा ना, इतना सेल किया, इतना बैड डेप्ट हो गया, क्लोजिंग में इतना दिख रहा है, तो बाकी कहाँ गया? क्लोजिंग तो कम दिख रहा है, 26,000 दिख रहा है, जबकि हमारा तो सेल था 197 750, 750 बैड डेप्ट हो गया, तो भी तो रिसीवेबल 1,97,000 है, बट बोल रहा है रिसीवेबल बस 26,000 है, तो बाकी कहाँ गया? पैसा रिसीव हो गया, कितना आ रहा है? 1,71,000। उसको क्या लिखोगे? पैसा रिसीव होने से एंट्री क्या होगा? कैश टू डेटर होता है, तो ब्रांच कैश टू ब्रांच डेटर, तो क्या लिखेंगे? बाई बाई ब्रांच कैश। कैश, ठीक है। अच्छा, ये हमेशा सबसे पहले पॉइंट 1 में इसे हमें क्लोज करना होता है, फिर सेकंड में हम लोग करेंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट, सेकंड हम लोग क्लोज करेंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट को क्लोज करो, तो स्टॉक अकाउंट को क्लोज करो, देखो कितना आ रहा है। मैम 2,72,000 আসছে। और इधर बैलेंस करके এদিকে ব্যালেন্স ম্যাম 2,000 আসবে। 2,000, इसको लिखना पड़ेगा टू ब्रांच एडजस्टमेंट, बताते हैं क्यों लिखना पड़ेगा, एक बार लिख लो, टू ब्रांच एडजस्टमेंट। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे एक चीज बोलो, मेरा ये टोटल स्टॉक था मेरे ट्रेडिंग में, किसके ट्रेडिंग में? ब्रांच के ट्रेडिंग में इतना टोटल स्टॉक था, ये दो क्यों लिखा हुआ है? ये 2,40,000 को हम लोगों ने अलग अलग लिखा है क्योंकि अनरियलाइज प्रॉफिट है, जिसमें से 40,000 का स्टॉक मेरे पास आके नहीं पहुंचा, तो उसको मैंने हटा दिया, तो मेरे पास 2 लाख का स्टॉक है, और पहले से 30,000 का स्टॉक था, तो 2,30,000 का स्टॉक है, जिसमें से मैंने इतना क्रेडिट सेल किया है, बोलो, ওটা 20 হবে না? ওটা 20। जिसमें से मैंने इतना कैश सेल किया, इतना क्रेडिट सेल, तो ये ट्रेडिंग जैसा नहीं है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, रिटर्न, बाय सेल्स, कैश, क्रेडिट, क्लोजिंग स्टॉक, तो इसमें डिफरेंस क्या दिखना चाहिए, मतलब इसमें बैलेंस करके क्या आना चाहिए? जब हम लोग ट्रेडिंग बनाते हैं तो ये मेरा इनवॉइस प्राइस पे है, ठीक है, ये मेरा इनवॉइस प्राइस पे है, ये मेरा इनवॉइस प्राइस पे है, ये सब मेरा सेल प्राइस पे, तो सेल प्राइस है, और ये मेरा इनवॉइस प्राइस पे है, मतलब मेरा एक ट्रेडिंग अकाउंट है जिसमें मेरा सारा चीज इनवॉइस प्राइस पे है, एक सेल प्राइस पे है, तो मेरा क्या निकलना चाहिए इस अकाउंट से? अगर मेरा, जैसे तुम लोग ट्रेडिंग बनाते हो, ओपनिंग स्टॉक है कॉस्ट प्राइस पे, क्लोजिंग स्टॉक है कॉस्ट प्राइस पे, सेल सेल प्राइस पे है, परचेज कॉस्ट प्राइस पे है, तो तुम लोग का क्या निकलता है ट्रेडिंग में? अरे ट्रेडिंग में क्या निकलता है नहीं बोल सकते हो? ট্রেডিং এ তো জিপি আছে। जीपी या जीएल? হ্যাঁ। तो यहाँ भी क्या आना चाहिए? अगर मेरा सारा चीज इनवॉइस प्राइस पे है, ठीक है, मेरा ये सेलिंग भी इनवॉइस प्राइस पे है, तो क्या यहाँ पर क्या आना चाहिए बैलेंस करके? देखो, मेरा 2,40,000 का चीज था, मैंने 20,000 का रिटर्न कर दिया, या फिर जीआईटी में, तो मेरे पास 2,20,000 का सामान है प्लस 30, तो मेरे पास टोटल 2,50,000 का सामान है, ठीक है, जिसमें से अभी मेरे पास 28,000 पड़ा हुआ है, तो बाकी मैंने क्या कर दिया है? बेच दिया है, कितना हो रहा है माइनस कर? 2,22,000, क्या ये 1,65,000 और 59 ऐड करने से 2,22,000 हो रहा है? नहीं समझ पाया। अरे मेरे पास 30,000 का ओपनिंग स्टॉक था, 2,40,000 का मैंने इस बार हेड ऑफिस से लिया, तो मेरे पास टोटल स्टॉक होना चाहिए 2,70,000, लेकिन 20,000 का स्टॉक मेरे पास आके नहीं पहुंचा, तो मेरे पास अभी मतलब ब्रांच के पास अभी कितना स्टॉक है इनवॉइस प्राइस पे? 2,50,000 का स्टॉक है, जिसमें से 28,000 ही पड़ा हुआ है, तो उसने कितने का स्टॉक बेच दिया? 2,22,000। लेकिन जब हम लोग सेल का टोटल कर रहे हैं तो वो कितना आ रहा है? 2,24,000।
4। तो इसका मतलब हम लोगों ने कितना प्रॉफिट लगा के बेचा है, मतलब ब्रांच ने कितना प्रॉफिट लगा के बेचा है 2000, ये दोनों का डिफरेंस। ठीक है, अब ये बात मैंने क्यों किया, मैंने इसीलिए बोला, तो देखो सेल भी मेरा इनवॉइस प्राइस पे बताया था उन्होंने, ठीक है, सेल प्राइस मेरा इनवॉइस प्राइस नहीं बताया था पूरे क्वेश्चन में, याद आ रहा है, सेल प्राइस को इन्होंने इनवॉइस प्राइस बताया था ना, कि हम लोगों ने इनवॉइस प्राइस पे ही बेचा, एट इनवॉइस प्राइस। ठीक है, तो अगर सारा चीज इनवॉइस प्राइस पे है तो क्या बैलेंस आना चाहिए था, बात समझो, अगर मेरे लेजर में दोनों साइड इनवॉइस प्राइस पे है तो क्या मेरा बैलेंस आना चाहिए था? ना मैम। तो फिर बैलेंस क्यों आया, क्योंकि इसका मतलब भले ही इनवॉइस प्राइस क्वेश्चन बोल रखे, बट हम लोगों ने इनवॉइस प्राइस से ज्यादा पे बेचा है, कितना ज्यादा पे बेचा है, 2000। 2000। ठीक है, तो इसीलिए उसको हम लोग डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं बोल रहे, उसको हम लोग ब्रांच एडजस्टमेंट में दिखाएंगे, फिर उसका नेट निकालेंगे। ठीक है, तो ये ब्रांच एडजस्टमेंट में क्या लिखोगे, बाई ब्रांच स्टॉक। ठीक है, बाई ब्रांच स्टॉक, यहाँ पर हो जाएगा, ब्रांच स्टॉक से ट्रांसफर लिया हम लोगों ने ये वाला अमाउंट 2000। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम लोग क्लोज कौन सा वाला अकाउंट करने वाले हैं, इसके बाद ब्रांच कैश को क्लोज करेंगे, ये जाएगा नंबर 3 पे, तो ब्रांच कैश को क्लोज करो। तो इधर टोटल कितना हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी ये 59,000। अच्छा, ये वाला क्रॉस पोस्टिंग होगा ना, बाई ब्रांच कैश आया यहाँ पर, टू ब्रांच डेटर, इसीलिए डेटर सबसे पहले क्लोज होना चाहिए, तो सीक्वेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये टोटल करो, ये टोटल, तो कितना आ रहा है इधर, टू लाख 35,000। और इधर बैलेंस कितना आ रहा है, फिर हम पूछेंगे बैलेंस किस चीज का, 10,000। 10,000। तो ये क्या आ जाएगा, ये 10,000 किस चीज का होगा, तो बोला था ना कि ब्रांच थोड़ा थोड़ा खर्चा पे करता है और थोड़ा खर्चा हेड ऑफिस पे करता है, तो हम लोगों ने खर्चे का एंट्री तो किया नहीं, तो ब्रांच अपना खर्चा जो पे कर रहा है उसका एंट्री ब्रांच क्या करेगा, अपने पीएल में दिखाएगा। ब्रांच जो अपना खर्चा यहाँ पर स्टार्टिंग में बोला था ना कि एक्सपेंसेस का कैसा है, ब्रांच थोड़ा पे करेगा, थोड़ा हेड ऑफिस पे करेगा, तो ब्रांच जो अपना खर्चा पे करेगा उसके लिए टू ब्रांच कैश नहीं होगा, ब्रांच कैश क्रेडिट नहीं होगा, तो ब्रांच क्या बोलेगा, मतलब एक्सपेंसेस डेबिट, तो हेड ऑफिस तो सारा एंट्री कर रहा है, तो हेड ऑफिस क्या बोलेगा, ब्रांच एक्सपेंसेस डेबिट टू ब्रांच कैश, नहीं बोलेगा। हाँ मैम। तो फिर ब्रांच एक्सपेंसेस में क्रॉस पोस्टिंग करो, टू ब्रांच कैश बोल के 10,000। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट क्लोज कौन सा होगा, अब हम लोग को क्लोज करना है ब्रांच एडजस्टमेंट 4th नंबर, तो ये क्लोज करेंगे, तो क्लोज करो, कितना आ रहा है, तो इधर का टोटल करेंगे, ये कितना आएगा, 47,000, और माइनस करो ये वाला 47,000 माइनस ये कितना आ रहा है, 25,666। 39,000। 8,000 হচ্ছে তো, এটা 3 3 3 আর 4 6 6 7 যোগ করলে 8,000 মাইনাস করলে 47 থেকে 39 হচ্ছে। हाँ मैम। तो ये वाला क्या निकला, ये ब्रांच एडजस्टमेंट में हम लोग क्यों बनाते हैं, ताकि हमें ट्रू प्रॉफिट का पता चले, तो यही वाला हम लोग का ट्रू प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कहाँ दिखाते हो, नेट प्रॉफिट कहाँ दिखाते हो, पीएल में, तो इसको क्या लिखोगे, टू ब्रांच पीएल, और ब्रांच पीएल में इसको क्रॉस पोस्टिंग करोगे बाई ब्रांच एडजस्टमेंट बोल के, जैसे जीपी निकलता है ना, तो जीपी तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, इनवॉइस वाला क्वेश्चन है,
तो जीपी कहाँ निकला, यहाँ निकला, यहाँ 39,000। सारे चीजों को एडजस्ट करने के बाद जीपी निकला 39,000। इसको इधर हम लोगों ने दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, अब ब्रांच पीएल को क्लोज करोगे तो उसके पहले एक्सपेंस क्लोज करना पड़ेगा पीएल के पहले, तो ये 5th नंबर। तो इसमें ये कितना हो गया, 22,000। एक्सपेंसेस कहाँ क्लोज होता है, पीएल। एक्सपेंस कहाँ क्लोज होता है, मैम पीएल है। तो फिर पीएल, ब्रांच पीएल लिखेंगे। ब्रांच पीएल में क्या लिखोगे, बाई, सॉरी, टू ब्रांच एक्सपेंस 22,000। तो टोटल करो कितना हो गया, इधर हो गया 39 से 22,750 लेस कर। कितना आ रहा है, हम 16,250। 16,250, ठीक है। अब लास्ट ब्रांच का ये गुड्स इनटू ब्रांच वाला अकाउंट। तो गुड्स इनटू ब्रांच वाला अकाउंट कुछ नहीं, इसको ट्रेडिंग में क्लोज कर देना है। तो हम लोगों ने 2 लाख का सामान भेजा था, जिसमें से 16,667 का अभी तक जो है रास्ते में है। तो फिर ब्रांच का जो ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में कितने से इम्पैक्ट आएगा, हेड ऑफिस के ट्रेडिंग अकाउंट में वही दिखेगा। तो 2 लाख से वो माइनस कर दो, क्योंकि वो तो रास्ते में है ना, मेरे पास भी नहीं है, हेड ऑफिस के पास भी नहीं है। तो ट्रेडिंग कितने से क्रेडिट होगा, 1,83,333 आना। हम 1,83,333 से। आ गया, ठीक है। तो ये सीक्वेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो मेनली देखो, चीज जो है हमें समझ के करना है, इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन करवाया, करवा भी नहीं पाया, काफी समय भी लग गया हम लोग को। इस तरीके से होगा, कहाँ पर क्या पोस्टिंग जाएगा, एक एक करके सोचना है, करना है। तो मेरे हिसाब से ये क्लास का पूरा नहीं भी देखो, एटलीस्ट इस क्वेश्चन को दोबारा से खुद करो, या फिर क्लास को एक बार सुनोगे तो फिर आसान हो जाएगा नेक्स्ट दिन से चीजों को करना, क्योंकि इस तरीके से करना है। आज तो फिर भी हम लोग थोड़ा धीरे कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे तो हमें स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि काफी सारा क्वेश्चन है। और देख भी रहे हो, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, फॉरेन ब्रांच, बहुत सारा चीज है इसमें, कोई एक आधा चीज नहीं है। ठीक है, फिर आज इतना ही कर। थैंक यू मैम। ठीक है। Bye, ma'am.